C16 के अध्यक्ष लुओ काफी परेशान करने वाले हैं। सू यान वेनिक्सन गार्डन ब्यूटी सेंटर की लॉबी में दाखिल हुई, जहां कर्मचारी आपस में हडल होकर किसी बात पर फुसफुसा रहे थे और उसके आने से बेखबर थे। काम के घंटों के दौरान अपने अपने वर्क स्टेशन पर रहने के बजाय तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। सू यान लगभग 2 मिनट तक रिसेप्शन पर बिना किसी का ध्यान खींचे खड़ी रही और उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। सुप्रभात श्रीमान सू। सुप्रभात श्रीमान सू। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अभिवादन के बाद भीड़ पक्षियों और जानवरों की तरह तितर बितर हो गई, जबकि रिसेप्शनिस्ट वांगे और यूजनिंग खुद को मजबूत करते हुए टूटी गर्दन वाली मुर्गियों की तरह सिर झुकाए हुए आगे आई, ये जानते हुए कि डरने की जरूरत जनरल मैनेजर वेनशिन से नहीं बल्कि उस वाइस प्रेसिडेंट सू यान से थी, जिसके हाथों में उनके वेतन और उनके जीवन पर अधिकार था। सू यान की आवाज अधिकारपूर्ण थी। तुम क्या फुसफुसा रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और पीछे हट गए। श्रीमान सू। वांग मेंगजी दौड़कर आए और सू यान को अपनी ओर खींचने के लिए हाथ बढ़ाना चाहती थी, लेकिन फिर झिझकते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। बात यह है कि राष्ट्रपति वेन की बेटी आज सुबह आए हैं और इस समय राष्ट्रपति वेन के कार्यालय में हैं। हम अभी इसी बारे में बात कर रहे थे। चापलूसी करने वाली, वांगे ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। सू यान ने वांगे की ओर देखा, फिर वांग मेंगजी की ओर मुड़कर पूछा, चर्चा करने के लिए क्या है? वांग मेंगजी ने जल्दी से जवाब दिया, राष्ट्रपति वेन की बेटी कहती है कि वह अब से हर हफ्ते काम पर आएगी, लेकिन वह 16 या 17 साल की ही लगती है। राष्ट्रपति वेन से काफी मिलती जुलती है। हालांकि उसका व्यक्तित्व राष्ट्रपति वेन जैसा नहीं लगता, वह काफी सख्त लगती है। सौंदर्य विशेषज्ञ होने के नाते उनकी उम्र का अनुमान स्वाभाविक रूप से सटीक था। सू यान के चेहरे पर राहत का भाव आया। बस कह दो कि तुम गपशप कर रहे थे, इसे छिपाने की कोशिश करना बंद करो। वांग मेंगजी ने अपने पैर हिलाए। क्या गपशप करने से बेहतर शब्द चर्चा करना नहीं था? क्या उसने स्थिति को गलत समझा था, या शायद श्री सू वास्तव में पूर्ण नियंत्रण नहीं चाहते थे? तुम वापस काम पर जाओ। सू यान कुछ कदम चली, फिर पीछे मुड़कर बोली, वांग मेंगजी, एक और पदोन्नति आवेदन पत्र भरो और मुझे जमा कर दो। धन्यवाद श्रीमान सू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और श्रीमान सू की इस महान कृपा को कभी निराश नहीं करूंगी। वांग मेंगजी ने उत्साह से हकलाते हुए कहा। पदोन्नति के साथ उसका वेतन 300 युआन बढ़ जाएगा और उसे सफाई जैसे छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका रुतबा भी बढ़ जाएगा। वांगे और यू जिनिंग अच्छी तरह समझ गई थी कि श्री सू द्वारा वांग मेंगजी की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना कंपनी में असली दबदबे का संकेत था। वे चमकती हुई वांग मेंगजी को ईर्ष्या से देख रही थी और उसकी चापलूसी को नीचा दिखा रही थी, हालांकि उन्हें खुद इस अवसर को गंवाने का अफसोस था। उन्होंने सोचा था कि श्री सू राष्ट्रपति वेन की बेटी के पीठ पीछे गपशप करने पर उनसे नाराज होंगे। ली यू, खूब मेहनत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। ली यू के पास से गुजरते हुए वांग मेंगजी के चेहरे पर गर्व का भाव था। ली यू ने वांग मेंगजी की ओर उदासीनता से देखा और अपनी आदत के अनुसार विशेष फेशियल मास्क के लिए सामग्री नापना जारी रखा। वह हमेशा उस दिन फेशियल के लिए अपॉइंटमेंट लेने वाले ग्राहकों के लिए पहले से तैयारी करती थी, ताकि भीड़भाड़ में कोई गलती न हो। डॉट 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 आपने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? विभिन्न विभागों से कर्मचारियों की जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे लुओये ने सू यान के अचानक बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आने पर नाराजगी जताते हुए भौहें चढ़ाईं। सू यान दंग रह गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा वांग मेंगजी ने कहा था। लड़की वेनशिन जैसी दिखती थी और उससे भी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व वेनशिन से बिल्कुल अलग था। लेकिन वेनशिन हमेशा अपनी बेटी के कोमल स्वभाव के बारे में क्यों कहती थी? हे, तुम लुओये होगे, है ना? मैंने अक्सर तुम्हारी माँ को तुम्हारे बारे में बात करते सुना है। अभी अभी मैंने उन्हें कहते सुना कि तुम राष्ट्रपति वेन के कार्यालय में थे और मुझे यकीन नहीं हुआ। पता चला कि यह सच है। हे लुओ, ये का छोटा सा चेहरा तनावग्रस्त था। जब मेरी माँ यहाँ होती है, तो क्या आप इस तरह उनके कार्यालय में चले जाते हैं? आह, सू यान का चेहरा बिगड़ गया। मिस लुओ, मुझे नहीं पता कि आज आप कंपनी में क्यों आए हैं, लेकिन कंपनी की उपाध्यक्ष होने के नाते क्या आपको कम से कम मुझे कुछ बुनियादी सम्मान नहीं दिखाना चाहिए? जी हाँ, जब मैं आमतौर पर राष्ट्रपति वेन के कार्यालय में जाता हूँ, तो ऐसा ही होता है। शुरू से ही कंपनी का प्रबंधन मैं ही कर रहा हूँ। राष्ट्रपति वेन मेरी कठिनाइयों को समझते हैं और उन्होंने मुझसे कभी भी ज्यादा औपचारिकताएं नहीं रखी। क्या यह आपके लिए स्पष्ट है? लुओ ये ने कुछ देर तक सू यान को घूरा, फिर अचानक उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। समझ गई, लेकिन मेरी माँ है और मैं खुद हूँ। आज मैं कंपनी में अपनी माँ की जगह लेने आई हूँ, इसलिए मैं प्रेसिडेंट लुओ हूँ और प्रेसिडेंट लुओ के अपने नियम हैं। क्या ये बात आपको स्पष्ट हो गई है? सू यान गुस्से से इतनी अवाक थी कि उसके पास शब्द ही नहीं थे। उसे इस तरह अपमानित कब होना पड़ा था? पिछले 2 सालों में वेनशिन ने उसे बहुत अधिक बोझ डालने के डर से सारा काम उसे सौंप दिया था और हमेशा उसकी कृपा पाने की कोशिश करती रहती थी।
लेकिन आज उसे एक छोटी बच्ची उपदेश दे रही थी, जिसने आखिरी वाक्य में उसकी आवाज की नकल भी की। भला वह इस अपमान को कैसे सहन कर सकती थी। वह ये सवाल करना तो चाहती थी कि क्या ये बच्ची वाकई राष्ट्रपति वेन की बेटी है, लेकिन उनकी मिलती जुलती शक्ल सूरत के कारण उसके लिए इस बारे में सोचना भी नामुमकिन था। सू यान के कुछ कहने से पहले ही लुओ ये ने फिर से कहा, चूंकि आपने कहा कि आप हमेशा से कंपनी का प्रबंधन कर रही हैं, तो मुझे भी अपने अनुभव के बारे में बताने दीजिए। मैं सुबह 8:45 कंपनी पहुंचा। पहली मंजिल पर 3 कर्मचारी सफाई कर रहे थे, जिनमें से 2 तो बस पोछा चलाने का दिखावा कर रहे थे। दूसरी मंजिल पर स्थित इंटरनेट कैफे और बुक कैफे सुनसान थे, और तीसरी मंजिल पर स्थित फिटनेस सेंटर भी खाली था। सुबह 9 बजे कर्मचारी एक एक करके आने लगे और दूसरी और तीसरी मंजिल की सफाई शुरू हो गई। 9:20 बजे, श्रीमान सू, आप भी अंततः आ गए। जहां तक अभी तक न आए कर्मचारियों की बात है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मैं इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालूंगा। लेकिन कंपनी के नेता के तौर पर उदाहरण पेश करना तो अपेक्षित ही है ना? कहीं ये तो नहीं कि ये कोई विशेष अधिकार है जो मेरी माँ ने तुम्हें दिया है। विशेषाधिकार तो रुतबे को बढ़ाने के लिए होते हैं, न कि तुम्हारे भोग विलास के लिए। ये सू यान ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, राष्ट्रपति वेन का अवकाश केंद्र 9 साल से स्थापित है। मैं कंपनी में 8 साल से हूँ। मुझे लगता है मैंने अपनी मेहनत और साख दोनों साबित कर दी हैं। आपका यहाँ पहला दिन है और आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं और मेरी आलोचना कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप इसके योग्य हैं? और आप कहती हैं कि अब आप राष्ट्रपति लुओ हैं। राष्ट्रपति वेन की अनुमति के बिना आप राष्ट्रपति लुओ नहीं हैं। मेरी नज़र में आप केवल राष्ट्रपति वेन की बेटी हैं। मेरा सम्मान उनके लिए है, इसलिए नहीं कि मैं आपसे डरती हूँ। अरे, आप देर से आए हैं। क्या आपने अपने ईमेल चेक नहीं किए? कंपनी के इनबॉक्स में मेरी माँ का एक ईमेल है। एक नज़र डालिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रेसिडेंट लुओ हूँ या नहीं। लुओ ये की आंखों में घृणा झलक उठी। यह महिला योग्यता और साख की बात करने की हिम्मत कर रही है, क्या मजाक है? सू यान सचमुच वहां से चले जाना चाहती थी, लेकिन वह स्थिति के बारे में निश्चित नहीं थी और उसे सब कुछ गड़बड़ करने का डर था, इसलिए उसने अपने गुस्से को दबा लिया। ठीक है, मैं वापस जाकर देख लेती हूँ। आगे बढ़ो, और अगली बार अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना याद रखना, वरना मेरे तीरों से सावधान रहना। लुओ ये के शब्द कहते ही एक छोटा सा तीर दरवाजे के पीछे लगे तीर बोर्ड में मजबूती से जा लगा। तीर की पूंछ पर लगा छोटा सा लाल रेशम व्यंग्यपूर्ण ढंग से फड़फड़ाया, जिससे सुयान चौंक कर एक कदम पीछे हट गई। तुम बहुत बदतमीज हो। सुयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तारीफ के लिए धन्यवाद, लुओ ये ने लगभग चिढ़ाने वाले बेपरवाह अंदाज में कहा। सुयान बड़बड़ाते हुए गुस्से में बाहर निकल गई। वह सोच रही थी कि आखिर वेन शिन क्या सोच रही है। अगर वेन शिन को पता होता कि उसकी बेटी प्रेसिडेंट लुओ की भूमिका में इतनी कुशलता से व्यवहार कर रही है, तो शायद वो हंस हंस कर रो भी रही होती। उसने अपनी बेटी को अकेले आने दिया, ये सोचकर कि उसकी बेटी का स्वभाव अब पहले से ज्यादा मिलनसार हो गया है और उसे कोई तंग नहीं करेगा, इसलिए उसने कंपनी में किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। वेन शिन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी आते ही लोगों को परेशान करने लगेगी। कितनी अजीब बात है। नुआन तांगबा और डायमंड ट्रेजर के गुलाबी टिकट वाले पी के टिकटों के लिए विशेष रूप से आभारी है और एक चुंबन भेजती है। ही। अब मैं लिखना जारी रखूंगी। C17 अस्पष्ट स्नेह। लुओ फैंग समुद्र तटीय स्टेशन पर पहुंचा और उतरने के बाद खुद को संभाल पाने से पहले ही छोटी और प्यारी ज्वांग मेई उत्साह से उसका स्वागत करने के लिए आगे आए। लुओ फैंग, मैं जल्दी आ गई। अरे, तुम्हारी बहन कहाँ है? ये ट्रक को कुछ काम आ गया था इसलिए मैं नहीं आ सका। लुओ फैंग को थोड़ा अफसोस हुआ। मुझे आपके छात्रावास का फोन नंबर नहीं पता था, इसलिए मैं आपको सूचित नहीं कर सका। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ। ज्वांग मेई ने अपने पीछे खड़ी एक नाजुक और कमजोर दिखने वाली लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरे ही शहर की रहने वाली लियांग जिंग है। ये मुझसे मिलने आई थी, इसलिए मैंने इन्हें हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? कोई चिंता की बात नहीं है, जितने ज्यादा लोग हों उतना ही मजा आता है। हेलो लियांग जिंग, मैं लुओ फैंग हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। लुओ फैंग ने विनम्रता से लियांग जिंग की ओर हाथ बढ़ाया। लुओ फैंग की हथेली पतली और सुंदर थी। लियांग जिंग बीच में ही हिचकिचाई और फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका चेहरा लाल हो गया। अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरे हाथ भद्दे हैं। लियांग जिंग के व्यवहार को देखकर लुओ फैंग को एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ। लियांग जिंग, क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रही हो या काम कर रही हो? मेरा परिवार गरीब है। हाई स्कूल खत्म करने के बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया और अब मैं एक टाइपिस्ट हूँ। अपनी कठिनाइयों का जिक्र करते हुए लियांग जिन की आंखों में एक चमक आ गई, जिससे उसकी दयनीय अदाओं में एक अलग ही आकर्षण झलक रहा था। लड़की के लिए टाइपिस्ट बनना काफी अच्छा है। आप सेल्फ स्टडी एग्जाम देते हुए काम कर सकती हैं। कई नियोक्ता इस डिग्री को मान्यता देते हैं। लुओ फैंग ने उसे एक टिश्यू देते हुए कहा,
मेरी बहन ने कहा था कि जब तक आप मेहनत करती हैं, आपको जरूर फल मिलेगा। सच में, लियांग जिंग ने आश्चर्य से लुओ फैंग की ओर देखा। स्वयं अध्ययन परीक्षा से प्राप्त डिग्री क्या वास्तव में मान्यता प्राप्त है? लुओ फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये रात्रि विद्यालयों के पाठ्यक्रमों से अधिक उपयोगी है, लेकिन रात्रि विद्यालयों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना भी इससे कहीं अधिक कठिन है। लियांग जिंग ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद धन्यवाद, मुझे इससे पहले किसी ने नहीं बताया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ज्वांग मेई के चेहरे पर कुछ हद तक कुरूपता के भाव आ गए, क्योंकि उसने आधे सेमेस्टर तक लुओ फैन का पीछा किया था और आखिरकार उसके साथ कुछ प्रगति हुई थी। मौसम गर्म होने पर उसने लुओ फैन को समुद्र तट पर आमंत्रित किया, लेकिन लुओ फैन ने कहा कि वह अपनी बहन लुओ ये को भी साथ लाना चाहता है, और वह मना नहीं कर सकी। आज लियांग जिंग की छुट्टी थी, इसलिए वह सुबह सुबह उससे मिलने गई। उसने सोचा कि अगर लियांग जिंग लुओ ये के साथ जाएगी, तो उसे लुओ फैन के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा, इसीलिए उसने लियांग जिंग को उनके साथ आने का सुझाव दिया। अप्रत्याशित रूप से लुओ ये नहीं आया, और अब लुओ फैंग, जो आमतौर पर शांत रहता है और लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता, लियांग जिंग के साथ आश्चर्यजनक रूप से उत्साहित था, जिससे ज्वांग मेई ईर्ष्या से जल उठी। मेली, मुझे आज यहाँ लाने के लिए धन्यवाद, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे यह अवसर मिल सकता है। उत्साह में डूबी लियांग जिंग ने ज्वांग मेई के असामान्य भाव पर ध्यान नहीं दिया। बधाई हो, जिंग जिंग। ज्वांग मेई ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए लुओ फैंग की ओर देखा और कहा, चलो समुद्र किनारे चलते हैं। लुओ फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम इस मौसम में तैर नहीं सकते, लेकिन हम नाव से शियाओहाई द्वीप की सैर कर सकते हैं। द्वीप पर दोपहर के भोजन में समुद्री भोजन कर सकते हैं और दोपहर में वापस समुद्र तट पर धूप सेंकने आ सकते हैं। कैसा रहेगा? ये कहते हुए लुओ फैंग ने जून मेई की ओर देखा, जिससे वह फिर से खुश हो गई, और उसने लापरवाही से लुओ फैंग के हाथ में अपना हाथ डालते हुए कहा, ये बहुत बढ़िया है, मैं पहले कभी नाव पर नहीं बैठी। लुओ फैंग के गाल थोड़े लाल हो गए, और उसने लापरवाही से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, चलो चलते हैं। रुको, एक मिनट रुको। लियांग जिंग उन दोनों को देखकर थोड़ी असहज लग रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, तुम दोनों मजे करो। ज्वांग मेई मन ही मन खुश हुई। जिंग जिंग, क्या तुम्हें अचानक याद आया कि तुम्हें अभी भी काम करना है? लियांग जिंग चौंक गई, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, हाँ, मुझे अभी याद आया कि मेरा कुछ काम अभी अधूरा है। लुओ फैंग की झिझक का मतलब उसकी मूर्खता नहीं थी। थोड़ा सोचने के बाद उसे समझ आ गया और उसने मुस्कुराते हुए लियांग जिंग से कहा, शायद तुम पैसे नहीं लाए हो, है ना? चिंता मत करो, ये मेरी तरफ से है। बाहर जाना बहुत कम होता है, इसलिए थोड़ा आराम करने का मौका ले लो। नहीं, मैं इसे लाई थी, मेरा काम सच में अधूरा है। लियांग जिंग ने बेचैनी से अपने पैर की उंगलियों से जमीन को खरोंचा। जून मेई के सवालों से वह समझ गई थी कि वह नहीं चाहती कि वह यहाँ रुके, लेकिन इतने कम समय में ही उसके मन में लुओ फैंग के लिए एक खास लगाव पैदा हो गया था, और उसे डर था कि अगर वह उसे छोड़कर चली गई तो शायद फिर कभी उससे मिल न पाए। वह अपनी अच्छी दोस्त के प्रेमी के प्रति इस लालसा के लिए खुद से नफरत करती थी, लेकिन वह उससे दूर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। चलो चलते हैं, तुम पैसे तो लाए ही नहीं। लुओ फैंग आगे बढ़ा, लियांग जिंग का हाथ पकड़ा और समुद्र तट की ओर चल पड़ा। लियांग जिंग के हाथों को देखकर उसे थोड़ी चिंता हुई। जून की शुरुआत ही थी और लियांग जिंग के हाथों पर पड़े छाले अभी भी बैंगनी और सूजे हुए थे, इसीलिए वह हाथ मिलाने में झिझक रही थी। लुओ फैंग को अपने हाथों को देखते हुए देखकर लियांग जिंग ने अपनी मुठियां भींच ली और उन्हें अपनी आस्तीनों में खींच लिया। लुओ फैंग, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं भागूंगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। लुओ फैंग ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए उसके हाथ छोड़ दिए। लियांग जिंग उसे अतीत की अपनी बहन की याद दिलाती थी, जिसकी वजह से वह कभी कभी अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार करता था। ज्वांग मेई पीछे पीछे चल रही थी, अपने होंठ गुस्से से चबा रही थी। उसने लुओ फैंग को पाने के लिए काफी मेहनत की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह दूसरी लड़कियों की तरह जलन और नखरे दिखाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इसके अलावा लुओ फैंग अभी तक उसका प्रेमी बनने के लिए राजी नहीं हुआ था, उन्होंने हाथ तक नहीं पकड़े थे। वह आज के मौके का फायदा उठाकर उसके करीब आना चाहती थी, रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाना चाहती थी, और अब विडंबना ये थी कि लुओ फैंग और लियांग जिंग ही उसके करीब आते दिख रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि वो लियांग जिंग से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। लियांग जिंग उससे पतली थी। क्या लुओ फैंग को पतली लड़कियां पसंद थी? नहीं, उसे वजन कम करना ही होगा। डॉट डॉट डॉट। सुबह 10:30 बजे लुओ ने कंपनी की कर्मचारी संरचना का अध्ययन पूरा कर लिया। अब उसे सभी के नाम, चेहरे, शिक्षा और कौशल अच्छी तरह याद थे, जिससे कंपनी में किसी के लिए भी उसे धोखा देना असंभव हो गया था। यूजिया, कृपया मुझे पिछले 2 वर्षों के वित्तीय विवरण उपलब्ध कराओ। रिपोर्टों पर लगन से काम कर रही यूजिया ने आवाज सुनकर ऊपर देखा और अपने पार्टीशन के बगल में खड़ी एक लड़की को देखा जो आश्चर्यजनक रूप से राष्ट्रपति वेन से मिलती जुलती थी। निश्चित रूप से ये राष्ट्रपति वेन की बेटी ही होगी।
हेलो हेलो। मोटी यूजिया झट से खड़ी हो गई, जिससे उसकी कुर्सी चरमरा उठी और आवाज करने लगी, जिससे वित्त कक्ष में बैठे कुछ अन्य लोग हंसने लगे। लुओ ये की नजर पड़ते ही सबने जल्दी से अपना सिर झुका लिया और काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगे। कहा जाता था कि उस युवती का स्वभाव इतना गुस्सैल था कि एक बार श्री सू ने गुस्से में आकर अपने दफ्तर में प्याले और गमले तोड़ दिए थे। उन्हें सावधान रहना चाहिए। सबकी भयभीत मुद्रा देखकर लुओ ये के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यही वो असर था जो वो चाहती थी। राष्ट्रपति वेन ने अपनी सारी सत्ता खो दी थी और वो उसे धीरे धीरे वापस हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। कुछ ही कर्मचारियों वाली कंपनी में बॉस कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार कर सकता है, लेकिन 60 से अधिक लोगों वाली कंपनी में अगर बॉस कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करे तो क्या ये गड़बड़ नहीं हो जाएगी। लुओ ये की निगाहें वापस यूजिया की ओर मुड़ी। हेलो, मुझे पिछले 2 वर्षों के वित्तीय विवरण चाहिए। मेरी पहचान कंपनी के इनबॉक्स में एक ईमेल में है, आप उन्हें सत्यापित कर सकते हैं। क्या आपको वाकई 2 साल के वित्तीय विवरणों की जरूरत है? यूजिया ने जानबूझकर 2 साल शब्द पर जोर दिया, जिसका मतलब होगा दस्तावेजों से भरा एक पूरा बक्सा, और उसे इस बात पर गंभीर संदेह था कि क्या ये युवती उन्हें समझ पाएगी। हाँ, 2 साल। लुओ ये ने दृढ़ता से सिर हिलाया। कृपया प्रतीक्षा करें। यूजिया ने और कुछ कहने का समय नहीं गंवाया, और अगर उसे शब्दों की आवश्यकता होती तो वह उन्हें प्रदान करती, चाहे वह समझे या न समझे। यूजिया को इसकी चिंता नहीं थी। फाइलिंग कैबिनेट की ओर बढ़ रही यूजिया को लुओ ये ने जोर देकर कहा, मुझे असली हिसाब दो, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं। अगर मुझे पता चल गया तो ये सिर्फ आंतरिक दंड से काम नहीं चलेगा। चाबी डालने के लिए यूजिया का हाथ थोड़ा कांप गया, फिर उसने चाबी ताले में डाल दी। नुआन का दूसरा अपडेट आ गया है। लाल लिफाफे के इनाम के लिए टाइम स्टेयरिंग को विशेष धन्यवाद। गुलाबी टिकट और पीके टिकट के लिए आप सभी से समर्थन की अपील है। आप सभी को ढेर सारा प्यार। C18 मदद मांग रहा है। मिलिट्री मेकअप एक पीके प्रतियोगिता के बीच में है और नुआन की मांग बहुत बड़ी नहीं है, बस टॉप 10 में आना ही काफी है ताकि इसे होम पेज पर दिखाया जा सके और ज्यादा लोग इसे देख सकें। दोस्तों, क्या आप नुआन को अपने गुलाबी पीके वोट दे सकते हैं? आप सभी का धन्यवाद। नुआन नियमित रूप से अपडेट करती रहेंगी। डॉट 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 डॉट। क्या तुमने क्या कहा? फिर से कहो। सुयान बॉस की कुर्सी से झट से खड़ी हो गई। उसकी निगाहें जियांगना पर टिक गईं, जो उसके सामने सिर झुकाए खड़ी थी। जियांगना थोड़ा सिकुड़ गई और उसने दोहराया, राष्ट्रपति वेन की बेटी ने यूजिया से पिछले 2 वर्षों के कंपनी के खाते की किताबें ढूंढकर राष्ट्रपति वेन के कार्यालय में लाने को कहा है। ये बदतमीज बच्ची अभी पूरी तरह से दूध पीना भी नहीं छोड़ी है और मेरे गले में गंदगी डालने की कोशिश कर रही है। हद हो गई। सुयान ने अचानक जियांगना को घूरते हुए कहा, तुम मुझे ये सब अभी क्यों बता रही हो? राष्ट्रपति लुओ वित्त विभाग में हमेशा से ही सब पर नजर रख रही थी। मुझे डर था कि कहीं उन्हें शक न हो जाए और इसलिए मैं बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाई। जियांगना घबराकर सुयान को अपना कप कसकर पकड़े हुए देख रही थी। उसे डर था कि कहीं वह उसे उस पर न फेंक दे। राष्ट्रपति लुओ, ये कैसी राष्ट्रपति लुओ हैं? कौन जाने इनबॉक्स में आया ईमेल उस उद्दंड बच्ची ने अपनी मर्जी से भेजा है या फिर वेन शिन ने। जियांगना ने सुयान को हैरानी भरी नजरों से देखा और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। सुयान ने जियांगना पर दबाव डालते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मेरे लिए वेनशिन को उसके नाम से पुकारना उचित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जियांगना के माथे पर पसीना आ गया। प्रारंभिक पूंजी निवेश के अलावा वेनशिन ने क्या किया है? मानव संसाधन, वित्त, व्यवसाय, जनसंपर्क, प्रशासन आदि, क्या ये सब मेरी देखरेख में नहीं है? अगर मैं न होता तो वेनशिन गार्डन कब का खत्म हो चुका होता। अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं और कंपनी का विकास हो गया है, तो वे गधे को उसका काम पूरा होने के बाद मारना चाहते हैं। छोटी बच्ची के हाथ से मेरे खातों की जांच करना, क्या ये बहुत ही निर्दयतापूर्ण नहीं है? क्या उसे लगता है कि कंपनी मेरे बिना भी चल सकती है? यह मत भूलो कि कंपनी के 98% कर्मचारियों को मैंने ही भर्ती किया है। सुयान, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं उसकी कंपनी के ठीक सामने एक नई कंपनी शुरू कर सकती हूँ और सीधे उससे प्रतिस्पर्धा कर सकती हूँ। गुस्से में सुयान का चेहरा बिगड़ गया। जियांगना ने हिम्मत जुटाकर समझाने की कोशिश की, बहन, शायद राष्ट्रपति वेन को इसके बारे में बिल्कुल भी पता ना हो। सुयान ने हम्फ करते हुए कहा, पता नहीं। क्या आपको लगता है कि 16 साल की लड़की में हिसाब किताब जांचने की इतनी चालाकी होगी? और अगर उसे पता नहीं था तो वेनशिन आज ही घर से बाहर क्यों गई? वह साफ तौर पर अपनी बेटी को मनमानी करने का मौका दे रही है। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं, डर लग रहा है। मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें इस कंपनी में लाया और वित्त विभाग में रखा, तब से तुम्हारा भी उतना ही हित है जितना मेरा। अगर मैं चला गया तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ टिक पाओगे? बहन, क्या तुम्हें लगता है क्या उसे कुछ पता चलेगा? जियांगना ने घबराहट भरे चेहरे से सुयान की तरफ देखा। अगर, तो हम क्या करें?
सू यान ने तिरछी नजर से देखा। क्या होगा अगर हम हमेशा से कानूनी तौर पर काम करते आए हैं, उस खाते में कोई समस्या नहीं है। अगर कोई विशेषज्ञ भी जांच करने आए तो उसे कुछ भी गलत नहीं मिलेगा। बहन, तुम्हारा मतलब है मेरे अलावा तुम क्या अनुमान लगा रहे हो? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, तुम बस अपना काम अच्छे से करते रहो। लेकिन, सू यान ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? बहन, तुमने अभी अभी कहा था कि हम इसे खुद करेंगे। कब? मैं तो बस गुस्से में बोल रही थी, क्या तुम इसे गंभीरता से ले रही हो? औद्योगिक और वाणिज्यिक कर अधिकारी वेनशिन गार्डन को क्यों परेशान नहीं करते? क्योंकि वेनशिन के पति कार्यकारी उप महापौर हैं। अगर सिर्फ हम होते, तो हमें रोज जनसंपर्क विभाग जाने पर भी इतनी शांति नहीं मिलती, समझी? सू यान ने गहरी सांस ली और बैठ गई। मुझसे बहस करने की कोशिश कर रही हो? वह अभी बहुत अनुभवहीन है। पूरी तरह से भ्रमित जियांगना ने सू यान की ओर देखा, जो बिल्कुल अलग लग रही थी। बहन, क्या तुम अब क्रोधित नहीं हो? मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मैंने तो योजना बना ली है। सू यान ने उसे पास बुलाया और जियांगना उसके करीब आकर फुसफुसाते हुए बोली, क्या वे सहयोग करेंगे? तुम क्या कहती हो? सू यान ने दराज से एक सूची निकाली और जियांगना को देते हुए कहा, तुम्हें पता है क्या करना है ना? समझ गई। जियांगना ने सिर हिलाया और दफ्तर से बाहर निकल गई। कोने पर मुड़ते ही उसने माथे से पसीना पोंछा। वह हमेशा से अपनी चचेरी बहन से डरती थी। भेजे गए हिसाब किताब के पन्ने सरसरी तौर पर पलटने के बाद लुओ ये ने उसे एक तरफ फेंक दिया। उसने कुछ देर सोचा और तांग लुओ के घर का फोन डायल किया। दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र की महिला की जिज्ञासु आवाज आई और लुओ ये ने जल्दी से मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। आंटी, हेलो, मैं तांग लुओ की सहपाठी लुओ ये हूँ। क्या वह घर पर हैं? हाँ, एक मिनट रुको, चाची उसे तुम्हारे लिए बुलाती हैं। कदमों की आहट दूर होते ही एक धीमी आवाज सुनाई दी, तांग लुओ ये, छी, इन दोनों बच्चों की किस्मत में कुछ लिखा है। लुओ ये, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तांग लुओ की आवाज साफ और मधुर थी, मानो कोई झरना बह रहा हो। टेंग टेंग, मेरा एक काम कर दो। फोन रखने के बाद लुओ ये के होठों के कोने पर एक सुंदर चाप बन गया। मॉनिटर पर कर्मचारियों की तस्वीरें दिखाई दे रही थी जो लगातार सुयान के कार्यालय में रिपोर्ट कर रहे थे। हे, उसने जानबूझकर ऐसा किया, एक गुस्सैल युवा का रूप धारण करके दूसरे पक्ष को चिढ़ाया, और वाकई उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन लगता है उसे यह हरकत पसंद आ रही है। रिंग रिंग रिंग, फोन की तेज घंटी बजने से लुओ ये चौंक गई। बस कल उसे माँ का फोन किसी सुंदर और सौम्य फोन से बदलना ही पड़ेगा। ये आवाज तो किसी को दिल का दौरा भी दे सकती है। बाप रे, क्या ये तुम हो? लुओ ये ने फोन उठाया और तुरंत ही लुओ फैन की चिंतित आवाज सुनाई दी। भाई, मैं हूँ। क्या बात है? लुओ ये ने हंसते हुए चिढ़ाया, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम इतना मजा कर रहे हो कि आज रात घर आना ही भूल गए? ये, भाई से मजाक करना बंद करो। भाई को तुम्हारी मदद की जरूरत है। जल्दी करो और माँ की कंपनी से 300 युआन उधार लेकर लिटिल ग्रीन आइलैंड के मूनलाइट रेस्टोरेंट में आओ। लुओ फैन की आवाज में झुंझलाहट झलक रही थी। लुओ ये का चेहरा उतर गया, क्या तुम्हारे साथ धोखा हुआ है? नहीं, ये ऑर्डर में गड़बड़ हो गई है। आह, ये बहुत लंबी कहानी है। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। पिताजी को पता मत चलने देना, वो मुझे मार डालेंगे। लुओ फैन की आवाज लगभग आंसुओं से भरी थी। ठीक है, वहीं मेरा इंतजार करो, मैं जितनी जल्दी हो सके आती हूँ। लुओ ये ने फोन रखा, अपनी जेब में रखे पैसे गिने, 121 युआन, और फिर वेनिक्सन कार्यालय के सभी दराजों और अलमारियों को छानकर 82 युआन इकट्ठा किए। कोई और चारा न होने पर उसने एक वचन पत्र लिखा और वित्त कार्यालय चली गई। जियांगना, मुझे 500 युआन नकद दे दो। ये लो वचन पत्र, मैं कल अपनी माँ से इसका भुगतान करवा दूंगा। ठीक है, बस एक पल रुकिए। जियांगना ने झटपट तिजोरी से 500 युआन निकाले और लुओ ये को देते हुए कहा, गिन लो। हम, एकदम सही। लुओ ये ने उस पर एक नजर डाली और जल्दी से बाहर निकल गई। वह सचमुच एक बच्ची ही है। हाँ, आज सुबह तो वह बहुत सख्त थी। लगता है वह टीवी शो और फिल्मों से नकल कर रही थी, हमें डराने की कोशिश कर रही थी। हाँ, उसने खुद ही अपनी पोल खोल दी है ना? क्या आपको लगता है कि उसने कपड़े खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे? मुझे लगता है कि वह कुछ अच्छा खाना खरीदने गई होगी। लुओ ये के बाहर भाग जाने के बाद वित्त कार्यालय में जियांगना, वांगडेन और मायानली गपशप करने लगी, और यूचिया ने उन्हें देखकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सब उसकी माँ के नेतृत्व में ही अपनी रोजी रोटी कमा रही हो। छी, संत जैसा व्यवहार। जियांगना ने बुदबुदाते हुए दराजों को बंद किया और सुयान के कार्यालय में चली गई। C19 क्रोध, ये आखिरकार तुम आ ही गई। तुमने तो मुझे जान से ही परेशान कर दिया था। जैसे ही लुओ ये नाव से उतरी, लुओ फैंग दौड़कर उसका स्वागत करने पहुंचा और आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ अपनी बहन का हाथ थाम लिया।
लुओ ये ने अपने भाई को घूर कर देखा और कहा, मैंने फोन काट दिया और बिना रुके यहाँ आने के लिए वित्त विभाग से पैसे उधार लिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुपरमैन हूँ जो उड़ सकती है? मैं गलत था? हाँ हाँ। गुस्सा मत हो, ये एयर। लुओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा और पहाड़ों की तलहटी में 100 मीटर दूर स्थित एक छोटे से होटल की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो वहां चलते हैं। लुओ ये ने हिलते डुलते लुओ फैंग को खींचते हुए कहा, रुको, आखिर हुआ क्या? अंदर जाने से पहले मुझे सब कुछ साफ साफ समझाओ। ये क्या तुमने मुझे मर्दाना स्वभाव रखना नहीं सिखाया? मैंने सोचा था कि जब मैं उनके साथ खेल रहा हूँ तो मुझे कंजूसी नहीं करनी चाहिए और मेरी जेब खर्च काफी थी। लुओ फैंग ने लुओये की ओर ललचाते हुए कहा। उसने अपने होंठ चाटे और आगे बोला, हम थोड़ी देर किनारे पर रेत में खेले, फिर घूमने के लिए एक नाव से द्वीप पर गए। जब हम पहाड़ पर आधे रास्ते तक पहुंचे तो 3721 सैनिकों की चौकी ने हमें रोक दिया। लुओ ये ने अधीरता से लुओ फैंग की बात काटते हुए कहा, मुख्य मुद्दे पर ध्यान दें, मैं खाने के बारे में पूछ रही हूँ, आप मुझे आज रात के खेल के बारे में धीरे धीरे बता सकते हैं। वास्तव में अपने भाई के मुरझाए हुए व्यवहार को देखकर ही उसे चिढ़ हो रही थी। खाना ऑर्डर करते समय ज्वांग मेई ने गलत चीज का ऑर्डर दे दिया। उसने शार्क फिन को ग्लास नूडल्स समझ लिया और 2 सर्विंग मंगवा ली। वाकई काफी संक्षिप्त है। लुओ ये ने अवाक होकर आंखें घुमाई। क्या तुमने उससे यह नहीं पूछा कि वह कितने पैसे लाई थी? मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। लुओ फैन की आवाज लगभग गले में अटक गई। सौभाग्य से लुओ ये की सुनने की शक्ति अच्छी थी। वह इतनी गुस्से में आ गई कि उसने लुओ फैन के माथे पर उंगली मार दी। अमीर होने का दिखावा करना और उसके लिए भुगतना, क्योंकि उसने गलत आदेश दिया था, इसलिए उसे ही इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। खैर, अगर यह अनजाने में हुआ था तो आपको उसे सच्चाई भी बता देनी चाहिए। क्या आप मूर्ख बनकर उसे यह सोचने देना चाहते हैं कि वह कांच के नूडल्स खा रही है? अगर वह अगली बार फिर से वही ऑर्डर करे तो क्या होगा? क्या आप फिर से मूर्ख बनेंगे? लुओ फैंग चुपचाप अपने पैर से जमीन पर गोले बना रहा था और लुओ ये ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, तुम ये गोले क्यों बना रहे हो? ये तो सिर्फ बच्चों और औरतों का काम है। हाँ, मैं अपनी जेब खर्च बचाकर तुम्हें वापस कर दूंगा। लुओ फैंग अपनी बहन के डर से थोड़ा घबरा गया था। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की परवाह है? लुओ ये ने गुस्से से अपना माथा पकड़ते हुए कहा, क्या तुम में अक्ल नहीं है? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ज्वांग मेई से क्या रिश्ता है, लेकिन तुम अभी भी एक छात्रा हो, पैसे नहीं कमा रही हो, उसे यह बात समझनी चाहिए। जितना आप वहन कर सकते हैं उतना करें, अमीर होने का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप एक आदमी की भावना से क्या समझते हैं? क्या ये चुपचाप बिल चुकाने के लिए दौड़ना है? ये अब गुस्सा मत करो, मुझसे गलती हुई थी। लुओ फैंग ने अपनी बहन का हाथ खींचकर उसे शांत करने की कोशिश की। गलत गलत, तुमने क्या गलत समझा? मैं तुम्हें ज्वांग मेई को पैसे देने के लिए मजबूर करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें उसे स्थिति समझानी चाहिए ताकि वह भविष्य में तुम्हें इस तरह की परेशानी न दे। जब तुम्हारे पास पैसा और क्षमता हो तब तुम दिखावा कर सकते हो, समझे? लुओ ये ने अपने दिल में दबी हुई नाराजगी को दबाते हुए कहा, भाई, यह मत सोचो कि मैं तुम पर गुस्सा कर रही हूँ, बस तुम्हारी इस कमजोरी को देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे पता है। लुओ फैंग ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है कि ये एयर जो कुछ भी करती है वह मेरे भले के लिए करती है, इसलिए मदद के लिए मैं सबसे पहले ये एयर के पास ही जाता हूँ। हम मदद के लिए और किससे पूछ सकते हो? चलो चलें। लुओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं ये एयर से ही पूछ सकता हूँ। अरे ये एयर, तुम हिल क्यों नहीं रही हो? वह अचानक रुकी, अपनी बहन से टकराते टकराते बचा, हम लगभग पहुंच ही गए हैं, थोड़ा गंभीर हो जाओ, दूसरों को यह मत सोचने दो कि तुम अपनी बहन को डरा रहे हो। ओह, मैं पूछना भूल गया, जब तुमने बाहर आकर जूंग मेई को क्या बताया? लुओ फैंग ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे बताया कि ये एयर ने आखिरी समय में शामिल होने का फैसला किया, कि मैं ये एयर से मिलने आया था, और मैंने उसे और लियांग जिंग से वहीं इंतजार करने के लिए कहा। लियांग जिंग, एक और व्यक्ति कैसे जुड़ गया? लुओ ये ने लुओ फैंग की ओर भौहें चढ़ाकर पूछा। वह ज्वांग मेई की सहपाठी है, बस संयोग से। ठीक है, चलो अंदर जाकर देखते हैं। लुओ ये ने लुओ फैंग की बात काटते हुए अपना पैर उठाया और होटल की ओर चल पड़ी। लुओ फैंग, लुओ ये के अचानक आए इस बदलाव से कुछ हद तक हैरान था और उसने सावधानी से पूछा, ये रब, मेरा इरादा तुमसे कुछ छिपाने का नहीं था। क्या तुम पागल हो? नहीं, चलो चलें। लुओ ये ने गहरी सांस ली और अपनी चाल तेज कर दी। उसका दिल बेचैन था, इसलिए लुओ फैंग जल्दी से अपनी बहन के आगे चलने लगा ताकि वह रास्ता दिखा सके। क्या ये लुओ ये है? लुओ फैंग, तुम्हारी बहन सचमुच बहुत सुंदर है। भाई बहन को देखते ही छोटी और प्यारी ज्वांग मेई सबसे पहले खड़ी हो गई। लियांग जिंग भी असहज रूप से खड़ी हो गई। हेलो, हेलो, नमस्कार, कृपया बैठ जाइए। लुओ ये ने मेज पर रखे व्यंजनों पर एक नजर डाली। क्लैम की एक प्लेट, स्कैलप्स की एक प्लेट, ऑयस्टर की एक प्लेट, कटे हुए आलू की एक प्लेट, साथ ही वर्मीसेली की 2 प्लेटें, जिन्हें लगभग छुआ भी नहीं गया था।
संभवतः लुओ फैंग ने व्यंजन परोसे जाते हुए देखा था और उसे फोन करने चला गया था। लुओ ये वर्मीसेली तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। पता था कि तुम आ रहे हो, इसलिए हमने इस प्लेट को छुआ तक नहीं। ज्वांग मेई ने बड़ी लगन से लुओ ये के सामने शार्क फिन की एक प्लेट रख दी। वर्मीसेली, लुओ ये ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा भाई कहने में बहुत शर्म महसूस कर रहा है, लेकिन जो वर्मीसेली जैसा दिख रहा है वह असल में शार्क का पंख है। मैं यहाँ यूं ही घूमने नहीं आया था, मैं तो तुम्हें खाने के पैसे देने आया था। हाँ हाँ। आह। ज्वांग मेई पल भर के लिए अचंभित रह गई। वह डाइट पर रहना चाहती थी, उसे खाना हल्का लगा और उसने लुओ फैंग के कुछ पैसे बचाने के इरादे से 2 व्यंजन ऑर्डर कर दिए। कितने कितने हैं? ज्वांग मेई के बोलने के बाद उसने घबराकर निगल लिया और लियांग जिंग भी तनाव भरे चेहरे से लुओ ये को घूर रही थी। मेरी तरफ मत देखो, मुझे इस रेस्टोरेंट के दाम के बारे में पक्का पता नहीं है। लुओ ये ने थोड़ा सा चकते हुए कहा, ये छोटी सी जगह अनोखी और असली है, बिल्कुल प्राकृतिक। भाई, एक सविंग कितने की है? लुओ फैंग ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, 158, मैंने प्राइस टैग देखा था। यह इतना महंगा है? लियांग जिंग का हाथ सदमे से कांप उठा, जिससे गर्म चाय गिर गई और उसने जल्दी से कप नीचे रख दिया और उस पर फूंक मारी। लो, इससे पोंछ लो, हल्का महसूस होगा। लुओ फैंग ने झटपट एक गीला वाइप निकाला और लियांग जिंग को दे दिया। लुओ ये की भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं। लियांग जिंग कहाँ काम करती है? ओह, मुझे पता है कि आप एक टाइपिस्ट हैं, मेरा मतलब है कि आप किस कंपनी में काम करती हैं? सिटी कमिटी प्रिंटिंग हाउस। लियांग जिंग के चेहरे पर गर्व की एक झलक दिखाई दी। लुओ ये ने लियांग जिंग की ओर रुचि से देखा और पूछा, तुम्हारी नौकरी अच्छी है, क्या तुमने इसे खुद ढूंढा या किसी ने तुम्हारा परिचय कराया? ये दुकान मेरे चचेरे भाई की है। हम गरीब हैं और हाई स्कूल पास करना ही अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि थी। मेरे चचेरे भाई को काम की कमी थी और उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी, इसलिए उसने मुझे प्रिंटिंग प्रेस में काम करने के लिए कहा। लुओ ये ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम वाकई भाग्यशाली हो। टाइपिंग के अलावा तुम और क्या काम करते हो? लुओ फैंग को भी उत्सुकता से अपनी ओर देखते हुए देखकर लियांग जिंग ने उत्साह से अपने होंठ सिकोड़ते हुए जवाब दिया, विभिन्न समितियों के कुछ बिखरे हुए काम जब छपाई पूरी हो जाती हैं, तो मैं उन्हें पहुंचा देती हूँ। ओह। लुओ ये ने अपना सिर नीचे झुकाया और धीरे धीरे अपनी चाय की चुस्की ली और कुछ नहीं कहा, जबकि लियांग जिंग ने घबराकर लुओ फैंग की ओर देखा, ये सोचते हुए कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया है। लुओ ये, मुझे माफ करना, मैं पैसे जरूर चुका दूंगी। जून में ही आंखों में आंसू लिए खड़ी हो गई। मेरा मासिक खर्च 180 युआन है, इस महीने से मैं मितव्ययी रहूंगी, मैं इसे 3 महीने में जरूर चुका दूंगी, ठीक है? लुओ ये ने उदासीनता से हाथ हिलाया। बैठ जाओ। चूंकि यह अनजाने में हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मुझे बस लगता है कि तुम्हें भविष्य में ऐसी गलती दोहराने से बचना चाहिए, है ना? मैं उस वेटर को ढूंढ कर लाऊंगी। ऑर्डर देते समय मैंने कहा था कि मैं डाइट पर हूं और मुझे ज्यादा वर्मीसेली चाहिए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ज्वांग मेई ने वेटर से बहस करने की इच्छा से कहा, ये छोटी सी दुकान हमें 5 सितारा सेवा कैसे दे सकती है? बहन मेईली, बैठो और खाना खाओ। लुओ ये ने लुओ फैंग की ओर देखा, जो आंखों से लियांग जिंग को दिलासा दे रहा था, भाई तुम भी खा लो, ठंडा होने पर खाना स्वादिष्ट नहीं रहेगा। नुअंटी, लू हुआ यू की पी के टिकट इनाम और गुलाबी टिकटों के लिए विशेष रूप से आभारी हैं, और चार्मिंग यो को गुलाबी टिकट के लिए विशेष धन्यवाद। मिलिट्री फैमिली 8688, ROSE 426211, याओ याओ, लान किंगवन, लिटिल युदित 381 और अन्य सभी प्रिय पी के टिकटों के लिए भी विशेष धन्यवाद। नुअंटी हाल ही में बहुत व्यस्त थी और लिटिल हान ने अभी अभी काम खत्म किया था और थोड़ी थकी हुई थी, जिसके कारण कम अपडेट हो पाए। जब उन्होंने देखा कि पी के टिकटों में कोई प्रगति नहीं हो रही है और हमें होम पेज से हटा दिया गया है, तो उनके पास और टिकटों के लिए निःसंकोच अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पहले तो उन्हें लगा कि कोई परवाह नहीं करता, जो दिल तोड़ने वाला था, लेकिन फिर लगातार दिल को छू लेने वाला समर्थन मिलता रहा। नुअंटी अपने सभी प्रियजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। आप नुअंटी को प्यार का एहसास कराते हैं, न कि एक ऐसी लेखिका का जिसे कोई परवाह नहीं करता। नुअंटी अब और अधिक लिखने और अच्छा काम करने का प्रयास कर सकती हैं। ये दिन अब आखिरकार थोड़े संभालने लायक हो गए हैं और नुअंटी और भी अपडेट देने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। ढेर सारा प्यार। आपके प्यार से नुअंटी खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करती है। C20 भाग्य। सूर्य के प्रकाश में नीला समुद्र इंद्रधनुषी रंगों की झिलमिलाती चमक से जगमगा रहा था और समुद्र तट चांदी के रिबन की तरह घुमावदार था। चट्टानों पर समुद्री पक्षियों के झुंड बिखरे हुए थे, जो अपनी छोटी छोटी छाती फुलाकर गर्व से इतरा रहे थे। पर्यटक पक्षियों को खाना फेंकते हुए हंस रहे थे, लेकिन नन्हे मुन्ने खाने पर झपटने के लिए बेताब नहीं थे। उनकी छोटी छोटी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और जब कोई ध्यान नहीं दे रहा होता था, तो वे झटपट खाना निगल जाते थे, फिर बेपरवाही से कुछ कदम चलते थे और तुरंत एक और निवाला झटपट खा लेते थे। उनकी ये मजेदार और प्यारी हरकतें पर्यटकों को खूब हंसा रही
थी। कुछ बच्चे पक्षियों को दाना खिलाने के लिए उत्सुक होकर रोटी के टुकड़े लेकर उनके पास जाने की कोशिश करने लगे, जिससे वे नन्हे जीव फूल गए और चहचहाने लगे, फिर उड़कर किसी दूर स्थान पर चले गए ताकि पर्यटकों के एक अन्य समूह का स्नेह प्राप्त कर सकें। लुओ ये के होठों पर मुस्कान खिल उठी। कितने सालों बाद उसने इतना खूबसूरत नजारा देखा था। अब जब किस्मत ने उसका साथ दिया है तो सब कुछ बदलने की कोशिश के साथ साथ उसे जिंदगी का आनंद लेना भी सीखना होगा। वेंशिन गार्डन का मामला अत्यावश्यक था, लेकिन इसे 1-2 दिन में हल नहीं किया जा सकता था। वह दूसरे पक्ष को कुछ समय दे सकती थी ताकि वे पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं, है ना? ये लो। लुओ फैंग ने अपनी बहन को किसी चीज में दिलचस्पी लेते देख खुशी से ब्रेड क्रम्स का एक पैकेट लुओ ये के हाथों में थमा दिया। लुओ ये ने बैग पर नजर डाली और शरारती हंसी हंसते हुए कहा, भाई तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं। लुओ फैंग ने होटल का बिल चुकाने के लिए अपनी जेबें खाली कर दी थी। लुओ फैंग ने अपने पीछे पीछे चल रही ज्वांग मेई की ओर देखा और कहा, मैंने इसे उससे उधार लिया है। यह उधार नहीं है, अगर यह खुश है तो मैं बहुत खुश हूँ। ज्वांग मेई ने अपने हाथ हिलाए, जल्दबाजी के कारण उसकी नाक से पसीना टपक रहा था। लुओ ये ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, तो मैं तुम्हें आधा दे दूंगी। ऐसा अक्सर नहीं होता कि हम सब अच्छे मूड में हो, मौसम भी अच्छा हो और नज़ारा भी खूबसूरत हो। चलो थोड़ी देर मौज मस्ती करते हैं। धन्यवाद। ये जून मेई का चेहरा खुशी से चमक उठा, ये जानकर कि लुओ फैंग सबसे ज्यादा अपनी बहन की परवाह करता था। जब तक लुओ ये उसे पसंद करता था तब तक उसके पास मौका था। ज्वांग मेई की चमकदार मुस्कान ने लियांग जिंग की आंखों को झकझोर दिया, जिससे वे अकारण लाल हो गईं। उसकी अंतरात्मा ने कहा कि लुओ ये उसे पसंद नहीं करता, लेकिन ये घटिया खाना तो उसने नहीं मंगवाया था। लुओ ये ने लियांग जिंग की ओर देखा और लुओ फैंग को पकड़कर भाग गया। भाई चलो सीगल को खाना खिलाते हैं। ज्वांग मेई एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर लियांग जिंग को खींचते हुए बोली, जिंग जिंग चलो जल्दी करो और हमारे साथ आओ। लियांग जिंग ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, मेई क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेशर्म हूँ? मेई ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। सच बताओ, क्या तुम्हें भी लुओ फैंग पसंद है? मेली, मैं उसके लिए तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही हूँ। मुझे बस लगता है कि वह विचारशील है और मेरे ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने और कम पढ़े लिखे होने को लेकर मुझे नीचा नहीं दिखाता। मैं बस एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा समान व्यवहार पाने का अनुभव करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम उसके साथ अकेले रहना चाहती हो, लेकिन फिर भी मैं बेशर्मी से यहीं रुकी रही क्योंकि मुझे डर है कि मुझे फिर कभी ऐसा महसूस करने का मौका नहीं मिलेगा। लियांग जिंग ने गंभीरता से कहा। जिंग जिंग, ज्वांग मेई की आंखें लाल हो गईं। मैं समझती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। बिल्कुल मेरी तरह। अपने गृहनगर के स्कूल में शिक्षकों द्वारा प्यार किया जाता था, छात्रों द्वारा सम्मानित किया जाता था, हर दिन एक आध्यात्मिक पक्षी की तरह खुश रहती थी। उस समय मैंने विश्वविद्यालय जीवन को बेहद शानदार समझा था, लेकिन जब मैं वास्तव में यहाँ आया तो मुझे एहसास हुआ कि विश्वविद्यालय जीवन मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग है। पढ़ाई के अलावा लोग कई बाहरी परिस्थितियों पर भी ध्यान देते हैं। डॉट 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 ये मुझे लगता है। क्या आपको लियांग जिंग बिल्कुल पसंद नहीं है? लुओ फैंग ने दूर से आती हुई ज्वांग मेई और लियांग जिंग की ओर देखा और अपना संदेह व्यक्त किया। लुओ फैंग को कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए जब उसने अपनी बहन की तरफ देखा तो वह अवाक रह गया। एक छोटी सी चिड़िया उसकी बहन के सामने खड़ी थी और उसके हाथ में रखे खाने को थोड़ा थोड़ा करके चोंच मार रही थी, जबकि आसपास खड़े पर्यटक आश्चर्य से उसे देख रहे थे। वाह, ये युवती तो कमाल की है। हाँ हाँ, ये समुद्री पक्षी वैसे तो इंसानों से डरते नहीं हैं, लेकिन लोगों के पास नहीं आते। क्या ये युवती पक्षियों की भाषा समझ सकती है? तुम्हारे शब्दों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी का अपमान कर रहे हो? तुम्हें तो पक्षियों की भाषा समझ आती है। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। सबकी बातचीत के बीच एक 5 या 6 साल का छोटा लड़का लुओये के पास चुपके से आया और बोला, बहन क्या मैं भी समुद्री पक्षियों को अपनी रोटी खाने दे सकता हूँ? बेशक, तुम बहन के बगल में बैठे हो और उसे नुकसान पहुंचाने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं होगा। लुओये ने मुस्कुराते हुए कहा और गोल मटोल गालों वाले छोटे लड़के को खींचकर अपने बगल में बिठा लिया। लेकिन नन्हा सीगल डर गया और एक कदम पीछे हट गया, फिर अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया और दूर एक चट्टान पर उतर गया और बीच बीच में लुओये की ओर देखता रहा। बहन, सीगल मुझे पसंद नहीं करती। छोटा लड़का मुंह फुलाकर बोला और उसकी आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगे। सीगल तुम्हें नापसंद नहीं करता। उसका पेट भर गया है और वह थोड़ी देर आराम करना चाहता है। बच्चों को मनाना हमेशा मुश्किल समझने वाली लुओये ने खुद को मजबूर करके उस छोटे लड़के को दिलासा दिया। 30 वर्ष की एक खूबसूरत महिला मुस्कुराते हुए लुओये के पास आई और छोटे लड़के को गोद में उठाकर उसे दिलासा देते हुए बोली, जिंग जिंग, एक आदमी कैसे रो सकता है? बहन तो तुम पर हंसेगी। छोटे लड़के ने जल्दी से अपनी नाक सिकुड़ी और लुओये की ओर देखते हुए कहा, बहन, जिंग जिंग आमतौर पर रोती नहीं है। लुओये के होठों पर मुस्कान आ गई। बहन को पता चल गया है कि जिंग जिंग को लिटिल सीगल से वाकई बहुत प्यार है। हाँ,
हाँ, छोटे लड़के ने उत्साह से अपना छोटा सा सिर हिलाया। बहन, अगली बार जब तुम सीगल को खाना खिलाओ तो उसे ज्यादा मत खाने देना ताकि जिंग जिंग भी उसे थोड़ा खिला सके, ठीक है? ठीक है। छोटे लड़के ने अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला की ओर देखा और बोला, माँ, बहन को हमारा घर का फोन नंबर दे दो ताकि अगली बार जब वह सीगल को दाना चुगने आए तो हमें भी बुला सके। अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी झलक रही थी और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने एक नोट लिखकर लू ये को दिया। युवती, यह मेरा घर का नंबर है। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर पहले जा रही हूँ। अलविदा। लू ये ने बिना देखे ही नोट को मोड़कर गेंद की तरह बना दिया और समुद्र में फेंक दिया। उसकी यह हरकत एक अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला की नजर में आ गई, जिसने राहत भरी मुस्कान बिखेरी और तेजी से चली गई। ये, लू फैंग ने हैरान होकर पूछा। वो सच में नहीं चाहती थी कि हमें उसका घर का नंबर पता चले। उसकी पोशाक देखकर ही पता चल जाता है कि वो या तो अमीर है या कुलीन परिवार से है, समझे? लू ये ने अभी भी देख रही छोटी सी चिड़िया को हाथ हिलाते हुए कहा। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और वापस उड़ गई। मैंने देखा है कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो बदल गया है, लेकिन तुम पहले से कहीं ज्यादा समझदार भी हो गए हो। लू फैंग ने आश्चर्य से कहा, जब उसने उस छोटे जीव को दोबारा खाना चुगते हुए देखा। ये सिर्फ तुम्हें ही क्यों पहचानता है? शायद ये किस्मत ही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बस ऐसे ही हाथ हिलाया था और ये आ गई। लू ये ने अर्थपूर्ण लहजे में आगे कहा, सच्ची किस्मत के कोई कारण या औचित्य नहीं होते। उसे सोचे समझे बुलावे पसंद नहीं होते। अगर मैं इसे खिलाऊं तो क्या ये खाएगा? लुओ फैंग, लुओये के बगल में बैठ गया। नन्ही सीगल ने उसकी तरफ देखा, उसे अनदेखा किया और लुओये के हाथ में रखे ब्रेड के टुकड़ों को धीरे धीरे चोंच मारती रही। ध्यान से देखने पर पता चला कि नन्हा सीगल दरअसल लुओये के साथ खेल रहा था। कुछ बार चोंच मारता और फिर उसकी ओर देखता। लुओये की कोई प्रतिक्रिया न देखकर वह अपना छोटा सा सिर नीचे कर लेता और चोंच मारना जारी रखता। एक टुकड़ा खाने से पहले वह लगभग 1 दर्जन बार चोंच मारता। स्पष्ट रूप से वह सिर्फ इंसानों के साथ खेल रहा था। राहगीर इस दुर्लभ और विचित्र दृश्य को देखने के लिए रुक जाते थे। कुछ लोग तस्वीरें लेने के लिए कैमरे निकाल लेते थे, लेकिन लुओ फैंग उन्हें रोक देता था। भाई, बुरा नहीं है, तुमने तरक्की की है। लुओ ये ने आखिरकार लुओ फैंग की दिल से तारीफ की। नुआन, बोनी लिटिल बनी और लियानियान को उनके पिन टिकट के लिए, गुसाकुई और युनुओ को उनके पीके टिकट के लिए और सुपर सुपर वम को इनाम के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहती है। आप सभी को ढेर सारा प्यार। आज रात और भी अपडेट आएंगे। जो लोग जल्दी सो जाएंगे वे कल पढ़ सकेंगे। C21 डू। ये क्या पापा वापस आकर हमें डांटेंगे? लुओ फैंग ने लुओ ये की ओर देखा जो सोफे पर बैठकर लिटिल सीगल के साथ खेल रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। चिंता मत करो, डोडो बहुत आज्ञाकारी है, पापा उसे पसंद करेंगे। लुओ ये ने छोटी सीगल, जिसका नाम अब डोडो रखा गया था, के छोटे से सिर पर थपथपाते हुए कहा, छोटी सी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? ये बहुत अजीब है। क्या तुम सच में मुझे इतना पसंद करती हो? ये छोटा सा जीव सचमुच विचित्र था। ये समुद्री पक्षियों के झुंड के साथ उड़ गया था, लेकिन बाद में अकेला ही उसके पास लौट आया। वह जहां भी जाती, यह उसके पीछे पीछे जाता था। अगर कोई पास आता तो वह फड़फड़ाकर दूर भाग जाता, लेकिन जैसे ही उसे सुरक्षित महसूस होता, वह लुओ ये के पास लौट आता। इस अकेले छोटे से जीव को चोट न लगे, इसलिए लुओ ये उसे घर ले आए और उसका नाम डोडो रख दिया। वह उसे चिढ़ाती और वह उसके पीछे पीछे आ जाता, इसीलिए उसका नाम डोडो रखा गया। चहचहाहट। डरडा की छोटी छोटी आंखें चमक उठी, जैसे ही उसने गर्व से अपनी सफेद छाती फुलाए और एक ऐसी धुन गाई जिसे केवल वही समझ सकता था। ये को इतना पसंद क्यों करता है? लुओ फैंग ने हैरानी से अपनी नाक खुजलाई। घर पहुंचकर लुओ ये ने नन्हे सीगल को नहलाया और ब्लो ड्राई से सुखाया, और वह नन्हा जीव बिल्कुल भी नहीं छटपटाया, जो वाकई आश्चर्यजनक था। कौन जानता है, मेरे मन में तो इसे घर लाकर पालने का विचार ही नहीं था। समुद्री पक्षी प्रवासी पक्षी होते हैं। एक बार पालतू बन जाने के बाद जंगल में वापस जाने पर उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चूंकि यह अभी परिपक्व नहीं है और बिल्कुल अकेला था, मुझे डर था कि हमारे जाने के बाद कहीं कोई बुरे इरादे वाला व्यक्ति इसे पकड़ न ले। ऐसा होने देने के बजाय इसे अपने साथ घर लाना बेहतर है। कम से कम यह मुझे पसंद तो करता है, और मैं इसे किसी का शिकार तो बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। लुओ ये ने डोडो की सफेद छोटी छाती पर थपथपाते हुए कहा, अरे छोटे से घमंडी, क्या तुमने अपने माता पिता को खो दिया है और अब मुझसे स्नेह की तलाश में हो? शायद यही एकमात्र स्पष्टीकरण हो सकता है। चहचहाहट चहचहाहट चहचहाहट। डरडा के गाने की आवाज फिर से गूंज उठी। शायद यही कारण था, या शायद ये जानवर की एक आदत मात्र थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी इस गाने को समझ नहीं सका। डड, मैं तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहती, नहीं पिंजरे में कैद करना चाहती हूँ। तुम इस घर में आराम से घूम सकते हो, लेकिन चीजें मत गिराना, घर में गंदगी मत फैलाना, और जब तुम्हें शौच करने जाना हो तो बाथरूम जाना, ठीक है? लुओ ये ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं कितनी नासमझ हूँ, तुम्हें कैसे समझ आ गया?
कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखा दूंगी। शुक्र है हमारी माँ दयालु और शांत स्वभाव की है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लुओ फैंग सामने बैठा अपनी बहन को लिटिल सीगल से बातें करते हुए देख रहा था और हंसे बिना नहीं रह सका। ये अगर गर्मी की छुट्टियों के बाद कुत्ते को वापस लाने पर वह खतरे में हो तो क्या होगा? लुओ ये ने गर्व से अपना छोटा सा सिर उठाया। मैं जिन बच्चों को पालती हूँ वे सभी बहुत आध्यात्मिक हैं, वे निश्चित रूप से अच्छे दोस्त बनेंगे। आह, अब मुझे समझ आया कि यह तुम्हें क्यों पसंद करता है। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। लुओ फैंग हंसते हुए सोफे पर गिर पड़ा, क्योंकि उसकी छोटी बहन के चेहरे पर गर्व का भाव बिल्कुल लिटिल सीगल जैसा था। भाई, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। लुओ ये दौड़कर आया और लुओ फैंग को नीचे गिराकर उसकी जमकर पिटाई करने लगा। तभी डो झट से लुओ फैंग के सिर पर चढ़ गया और उसकी गर्दन पर चोंच मारने लगा। ये अपना डू बंद करो, हा हा हा। मुझे माफ करना, कृपया डू बंद करो, हा हा हा। ड इसे बंद करो। जैसे ही लुओये के शब्द समाप्त हुए, डोडो ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और गर्व से अपनी छोटी छाती फुलाते हुए लुओये के पैरों के पास आकर बैठ गया और एक छोटे सज्जन की तरह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। डड कितना समझदार है। लुओये ने डड की पीठ के पंखों को धीरे से छूते हुए उसकी प्रशंसा की। लोगों को गुदगुदी करने का, लेकिन दर्द न देने का हुनर रखने वाला ये छोटा सा जीव सचमुच बहुत प्यारा था। भाई, उठो। लुओ ये की आवाज अचानक गंभीर हो गई। लुओ फैंग ने कुछ बेचैनी के साथ लुओ ये की ओर देखा। क्या बात है? लुओ ये ने लुओ फैंग की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, भाई, क्या तुमने मुझसे यह नहीं पूछा था कि क्या मुझे लियांगजिंग पसंद नहीं है? हाँ, मुझे वह पसंद नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में उससे मेलजोल रखना बंद कर दोगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्यों? क्यों? लुओ फैंग ने झुंझलाहट में अपना सिर खुजाया। लेकिन मैंने उससे वादा किया था कि अगर उसके मन में कोई ऐसा सवाल हो जो उसे समझ न आए, तो वह मुझसे पूछ सकती है। तुम किसी और से वादा तोड़ सकते हो, लेकिन उससे नहीं। लुओ ये की आवाज में थोड़ी सी ठंडक थी, और लुओ फैंग की आंखों में हैरानी झलक रही थी। तुम उसे इतना नापसंद क्यों करते हो? जून मेई की तुलना में मुझे लगता है कि वह ज्यादा सहानुभूति की हकदार है। भाई कहना चाह रहा है, मैं इतना निर्दयी कब हो गया? लुओ ये के होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। दुनिया में सहानुभूति के पात्र लोगों की कमी नहीं है, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। इसके अलावा, हो सकता है कि वह सहानुभूति के लायक भी न हो। आप उससे सिर्फ एक बार मिले हैं, क्या आप सचमुच उसकी हर बात पर विश्वास करते हैं? एक इंसान के तौर पर, आपको परखना सीखना चाहिए। क्या उसका ये कहना कि वह स्कूल जाने का खर्च नहीं उठा सकती, झूठ हो सकता है? लेकिन उसके हाथ सचमुच ठंड से जम गए हैं, है ना? लुओ फैंग ने अपना सिर खुजलाया, उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। आह, लुओ ये ने गहरी सांस ली। भाई, ये सच है कि वह स्कूल का खर्च नहीं उठा सकती, और उसके हाथ वाकई ठंड से जम गए हैं, लेकिन ये सहानुभूति के कारण नहीं है। 10 में से 8 या 9 निर्माण मजदूर स्कूल का खर्च वहन नहीं कर सकते, इसलिए वे सर्दियों में तेज हवा और बर्फ में बाहर काम करते हैं। संभव है कि सिर्फ उनके हाथ ही न जमते हों। भाई, इस बारे में बात करने के लिए क्या बचा है? मुझे पता है, मेरा सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन यही सच्चाई है। हम न तो उद्धारकर्ता हैं और न ही देवदूत बन सकते हैं। अपनी अत्यधिक सहानुभूति को तब तक रोकें जब तक आप वास्तव में अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करने में सक्षम न हो जाएं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। लुओ फैंग हिचकिचाया। लेकिन मुझे लगता है कि उसका स्वभाव पहले वाली से बहुत मिलता जुलता है। मुझे एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास होता है। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस नहीं होता? नहीं, भाई यही गलती कर रहे हैं। लुओ ये ने गंभीरता से कहा, भाई, अब से तुम लियांगजिंग से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखोगे। अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? लुओ फैंग थोड़ा पीछे हट गया। अगर वह मुझसे सवाल पूछने आए तो क्या होगा? मैंने वादा किया है, मैं उससे बच तो नहीं सकता, है ना? लुओ ये ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। परिणाम या तो उसका होगा या मेरा, दोनों का नहीं। जहां तक उसकी तुम्हें ढूंढने की बात है, अगर तुमने वादा भी किया है तो भी उससे बचना ठीक रहेगा, समझे? समझ गया। लुओ फैंग ने झट से सिर हिलाया। लुओ ये ने एक पल सोचा और फिर लुओ फैंग की ओर देखकर कहा, भाई, अगर तुम ज्वांग मेई को पसंद नहीं करते, तो उसे झूठी उम्मीद मत दो। अगर तुम उसे पसंद करते हो, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो और बातों को बेवजह लंबा मत खींचो। लड़कियां इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ठीक से कह नहीं सकता कि मुझे वो पसंद है या नहीं, वो काफी समय से मेरे पीछे पड़ी है, और मुझे उससे नफरत भी नहीं है, लेकिन लुओ फैंग ने सावधानी से लुओ ये की तरफ देखा। लेकिन आज लियांग जिंग से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं लियांग जिंग को और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। लुओ ये ने रुकने का इशारा करते हुए कहा, इस पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है, इसे यही छोड़ देते हैं। ठीक है। लुओ फैंग असहाय और निराश दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन लियांग जिंग को इतना नापसंद क्यों करती है।
भाई, एक दिन तुम समझ जाओगे। लुओ ये ने गहरी सांस ली। वह अकेलेपन को सहन करने और लगन से काम करने वाली नहीं है। उसकी महत्वाकांक्षा भाई के अनुकूल नहीं है। लुओ फैंग मुस्कुराया और अपनी बहन के माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं ये एर की बात सुनूंगा, इसलिए आहें भरना बंद करो, वरना तुम बूढ़ी औरत बन जाओगी। कौन बूढ़ी औरत में बदल रही है? दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही वेन शिन अंदर आ गई, और जब वह लुओये के पास पहुंची तो डड मानो कुचले जाने के डर से अपने पंख फड़फड़ाकर लुओये पर उड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे कुचले जाने का डर हो। अजीब, नुन्नुआन का दूसरा अपडेट आ गया है। पी के टिकट देने के लिए ये शान्यू शौधुओ मिलिट्री हाउस 88,688 का विशेष धन्यवाद, और पुरस्कार देने के लिए चैंगली हार्ट पियर्सिंग एट 2 AM का भी विशेष धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारा प्यार। शिकायत। अचानक उड़ते हुए उस छोटे से जीव को देखकर वेनशिन बुरी तरह डर गई, और डोडो का चेहरा देखकर वह डर के मारे अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए बोली, ये क्या क्या हुआ इसे? क्या तुमने इसे खरीद लिया? लुओ ये ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैलाए। नहीं, ये बस मेरे पीछे आना चाहता था। मेरे पास इसे वापस लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नन्ही सीगल समझ गई। उसने अपना छोटा सा सिर हिलाया और 2 बार चहचहाया। वेनशिन का दिल तुरंत पिघल गया, मानो पानी टपक रहा हो। वह नीचे बैठ गई और प्यार से उस प्यारी सी छोटी चिड़िया को सहलाते हुए बोली, ठीक है, अब से ये हमारे परिवार का सदस्य है। इसका क्या नाम रखें? लुओ ये ने तुरंत जवाब दिया, डड, चलो इसे डड ही कहते हैं। पता नहीं उसकी माँ अगला कौन सा अजीब नाम सोचती। उसके और उसके भाई के नाम इसलिए रखे गए थे क्योंकि माँ को मेपल के पत्ते बहुत पसंद थे। उसके भाई का जन्म हुआ और उसका नाम लुओ फैंग रखा गया, और उसका नाम लुओ ये रखा गया। माँ के अनुसार उन्होंने शुरू से ही 2 बच्चे पैदा करने की योजना बनाई थी। दरअसल नामकरण के अधिकार छीन लिए जाने पर वेनशिन ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, मैं इसका नाम लुओ प्याओ रखने की सोच रही थी। मेपल के पत्ते लहराते हुए कितना सुंदर लगेगा। लुओ ये ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, अपनी शानदार दूरदर्शिता से मन ही मन राहत महसूस करते हुए बोली, माँ कृपया इसे छोड़ दीजिए। अगर यह बह गया तो हमेशा के लिए चला जाएगा। जब वेनशिन उसे सहला रही थी, तब डोडो ने एक अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किया। कभी कभी अपनी छोटी चोंच से वेनशिन को प्यार से चोंच मारता रहा, जिससे वेनशिन उसे अपनी बाहों में पकड़ने और न छोड़ने के लिए ललचाती रही। लुओ ये ने आंखें घुमाई। कितनी नई नई चीजों की दीवानी है ये छोटी बच्ची। चहचहाहट। डड अपने हाथों और पैरों को खुजलाने के लिए संघर्ष करने लगा। आखिरकार दूसरों के 4 अंग होते हैं, लेकिन इसके 2 पंख भी हैं। ठीक है, ठीक है, माँ को थोड़ी देर तुम्हें गोद में लेने दो। लुओ ये ने जल्दी से बीच में दखल दिया, और जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, डोडो ने छटपटाना बंद कर दिया और आज्ञाकारी होकर वेनशिन की बाहों में लेट गई। सब लोग अचंभित थे। शायद समुद्र किनारे पर्यटकों के साथ इसका बहुत मेलजोल रहा होगा, और स्वाभाविक रूप से अब यह इंसानी भाषा समझ सकता था। अगर यह बोल सकता, तो सचमुच एक आत्मा बन जाता। ये वेनशिन डोडो को पकड़े हुए सीधी होकर बैठ गई और आह भरते हुए बोली, ये सब माँ की गलती है कि उन्होंने तुम्हें पहले से नहीं बताया। तुम्हें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। तुमने आज जो किया उससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। ओह, लुओ ये ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, क्या आप आज दोपहर कंपनी गई थी और सुयान ने शिकायत की? वेनशिन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी चाची सु बहुत रोई। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे उन पर भरोसा नहीं है, तो मुझे चुपचाप खातों की जांच करवाने के बजाय उन्हें सीधे बता देना चाहिए। इससे कंपनी में सभी को लगेगा कि उन्होंने किसी चीज का फायदा उठाया है, जिससे वह अपना बचाव करने में असमर्थ हो जाएंगी। माँ ने उसे समझाया, और फिर उसने बात को जाने दिया, लेकिन उसने दावा किया कि वह अस्वस्थ है और आधे महीने की छुट्टी मांगी, और मैंने उसे रोकने की कितनी भी कोशिश की, बात नहीं बनी। क्या माँ चिंतित हैं? लुओ ये वेनशिन के करीब झुककर बोली, या फिर माँ मन ही मन ये र को दोष दे रही हैं? वेनशिन ने लुओये के सिर पर हाथ फेरने के लिए हाथ बढ़ाया, और डोडो ने इस मौके का फायदा उठाकर लुओये की बाहों में छलांग लगा दी, जिससे माँ बेटे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ये नन्हा सा जीव अपनी वफादारी दिखाने में व्यस्त था। माँ ये एर को दोष नहीं देती। माँ से पूछो, क्या तुम्हें टीवी पर दिखाए जाने वाले तरीके से खातों की जांच करना अच्छा लगता था? वेनशिन के सवाल ने लुओ ये को सिरदर्द दे दिया, लेकिन अगर उसकी माँ को सच में लगता कि वह सिर्फ दिखावे के लिए खातों की जांच कर रही थी, तो यह और भी अजीब होता। माँ, लुओ ये ने गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि आपको लग सकता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि सुयान में कुछ गड़बड़ है? विनिक्सिन गार्डन मॉम की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। मॉम सब कुछ बाहरी लोगों के भरोसे कैसे छोड़ सकती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कर्मचारियों के बीच उनका प्रभाव मॉम से कहीं अधिक है? वेनशिन थोड़ा और आरामदायक स्थिति में आ गई और लुओ ये को गले लगाते हुए डोडो की सफेद छाती को हल्के से सहलाते हुए बोली, ये ट्रक कंपनी चलाना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। माँ को परिवार की देखभाल करनी पड़ती है और उनके पास कंपनी के लिए ज्यादा समय नहीं बचता।
बेशक, माँ को पता है कि सुयान ने कुछ फायदे उठाए हैं, लेकिन अगर आप किसी घोड़े को दौड़ाना चाहते हैं, तो उसे खिलाना पिलाना भी जरूरी है। कंपनी में कोई और ऐसा नहीं है जो ये जिम्मेदारी उठा सके, इसलिए माँ को इस पर आंखें मूंदनी पड़ रही हैं। माँ अब तो लगभग पूरी तरह से आंखें मूंद रही होंगी, है ना? कंपनी के कर्मचारी लापरवाह हैं, अच्छे कर्मचारियों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जबकि रिश्तेदार और चापलूस ऊंचे पदों पर बैठे हैं। अगर यही चलता रहा तो फिर काम को गंभीरता से कौन लेगा? लुओ ये ने वेनशिन को घूरते हुए गंभीरता से पूछा, माँ, क्या आपको ये ए पर भरोसा है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये ए इन मामलों में दखल मत दो। माँ को करियर को लेकर कोई खास महत्वाकांक्षा नहीं है, परिवार की जिंदगी को थोड़ा और आरामदायक बनाने के लिए बस थोड़ी सी कमाई ही काफी है। वेनशिन ने अपनी बेटी की कोमल नाक को छूते हुए कहा, ये ए का काम है अच्छे से पढ़ाई करना। मुझे याद है माँ ने एक बार कहा था कि वेनशिन गार्डन में चाचा ने निवेश किया था। अगर लाखों रुपए बर्बाद हो गए, तो माँ चाचा के नेक इरादों पर कैसे भरोसा कर पाएंगी? लुओ ये ने अपनी मुद्रा सीधी करते हुए कहा, माँ दादाजी के पारिवारिक मामलों का जिक्र कभी नहीं करती। मुझे लगता है इसके पीछे कोई अपरिहार्य कारण होगा, लेकिन इस सिद्धांत के आधार पर भी कि हमें दादाजी के परिवार को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हम बाहरी लोगों को कंपनी में गबन करने की अनुमति नहीं दे सकते, है ना? वेनशिन की आंखें थोड़ी उदास हो गईं। ये रुको, माँ थक गई हैं और उन्हें आराम करने के लिए कमरे में वापस जाना होगा। रात के खाने के लिए हुआचेन रेस्टोरेंट को फोन करो और तुम दोनों जाकर ले आओ। लू ये ने अनिच्छा से पुकारा, माँ, बस बैग में है। इतना कहकर वेनशिन सीधे अपने बेडरूम में वापस चली गई। लू ये झुंझलाहट में खड़ा हो गया, भाई, आप खाना ऑर्डर करने के लिए फोन कीजिए, मैं माँ को मनाने की कोशिश करूंगा। लू फैंग ने जल्दी से अपनी बहन को रोकते हुए कहा, ये माँ को थोड़ा आराम करने दो। सोचो, हम इतने बड़े हो गए हैं और दादाजी के परिवार से किसी को नहीं देखा है। इससे पता चलता है कि माँ और दादाजी के परिवार के बीच का झगड़ा सुलझाया नहीं जा सकता। यह माँ के लिए बहुत दुखद होगा। क्या तुम उन्हें मनाकर उनके घाव को कुरेद नहीं रही हो? भाई, कुछ घाव खुले में रहने के बाद ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर अंदर मवाद रह जाए तो वे शायद जिंदगी भर ठीक न हो, और यहाँ तक कि उनमें संक्रमण भी हो सकता है। लुओ ये ने लुओ फैंग को थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं दादाजी के परिवार के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन हम माँ को यूं ही अपने कमरे में उदास नहीं छोड़ सकते, है ना? तुम दोनों एक दूसरे को क्यों खींच रहे हो? माँ कहाँ है? लुओ झेंगगान की कठोर आवाज अचानक सुनाई दी। लुओ ये झट से डोडो के बगल में खड़ा हो गया, पिताजी, आप आज इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? इतनी जल्दी? क्या अभी काम से छुट्टी का समय नहीं हुआ है? तुम क्या रोक रहे हो? लुओ झेंगगांग ने झुककर ध्यान से देखते हुए कहा, कुछ भी रुकावट नहीं है, मैं अभी अभी अपने परिवार के एक नए सदस्य से आपका परिचय कराने वाली थी। लुओ ये ने मुस्कुराते हुए डोडो को गोद में उठाया। डोडो। लुओ फैंग द्वारा दिए गए गर्म तौलिए से अपने हाथ पोंछने के बाद लुओ झेंगगांग ने गंभीरता से लुओ ये की ओर देखा और कहा, ये तुम्हें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मैंने पहले ही एक लोमड़ी शिकारी कुत्ते को रखने के लिए सहमति देकर एक अपवाद बनाया है। पिताजी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। लुओ ये के स्पष्टीकरण के अनुसार डोडो एक अकेली अनाथ थी, उसे देखना उसके लिए अपनी माँ को देखने जैसा था। अगर वह उसे घर नहीं लाती तो अब तक वह समुद्र तट पर एक लाश बन चुकी होती। पिताजी, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ, ये सच है। अपने पिता को अपनी ओर देखते हुए देखकर लुओ फैंग ने तुरंत गवाही दी। लुओ झेंगगांग ने अपने बेटे को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारी गवाही अमान्य है, मैं बस सोच रहा हूँ कि क्या तुम समझदार हो गए हो और लड़कियों के साथ डेटिंग करने लगे हो। पिताजी, लुओ फैंग का चेहरा डर से थोड़ा पीला पड़ गया। मैं वादा करता हूँ, मैंने खूब पढ़ाई की है, मैंने ये ए से शादी के लिए हाँ कर दी है, अब डेटिंग नहीं। लुओ ये चुपचाप अपने भाई को देखती रही। उसने कब कहा था कि वह डेटिंग नहीं कर सकता? नुआन की पहली घड़ी आ गई है। लिटिल बनी और सुपर सुपर वम के सभी दोस्तों को उनके गुलाबी टिकटों के लिए विशेष धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, अपने गुलाबी पी के टिकट इधर फेंक दो, नुआन को कुचले जाने से डर नहीं लगता, ही। C23 पदभार ग्रहण करना। ये फैंगर, आगे से अपनी माँ से दादाजी के परिवार के बारे में मत पूछना और इसका जिक्र तक मत करना, समझी? ये जानकर कि उसकी पत्नी रसोई में व्यस्त नहीं थी, लुओ झेंगगान का चेहरा सख्त हो गया। पिताजी, भूल भुलैया जैसी गलतियां तो अधिकतर लोगों से हो जाती हैं। आप जितना इसे छुपाने की कोशिश करेंगे, लोगों में जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाएगी। मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं। कुछ बातें जानने से हमें उनसे बचने का तरीका समझने में मदद मिल सकती है। पिताजी, आपका क्या विचार है? लुओ ये ने लुओ झेंगगान को घूरते हुए कहा। लुओ झेंगगान ने अपनी बेटी को घूरते हुए कहा, छोटी बच्चियां जो खुद को बड़ी समझती हैं, बड़ों के मामलों में दखल न दें। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला पाना ही आपके लिए सबसे जरूरी है। लुओ ये ने डोडो को उठाया और लुओ झेंगगान की ओर मुंह करके बोला, पिताजी, मैं ये सब अपने परिवार की खातिर कर रहा हूँ।
वेंशिन गार्डन दीमकों से लगभग बर्बाद हो रहा है। क्या मुझे बस अनदेखा कर देना चाहिए? क्या चाचा ने इसमें निवेश बाहरी लोगों के फायदे के लिए नहीं किया था? उन्हें तो इसी वजह से विदेश भी भेज दिया गया था। तुम्हें अपने चाचा की स्थिति के बारे में कहाँ से पता चला? लुओ झेंगगांग ने आश्चर्य से अपनी बेटी की ओर देखते हुए पूछा। लुओ ये को अचानक घबराहट महसूस हुई। क्या उसे समय गलत याद था? क्या उसकी माँ ने अभी तक उसे और उसके भाई को उनके चाचा की स्थिति के बारे में नहीं बताया था? पापा, क्या आप पिछले साल मम्मी के जन्मदिन पर बिजनेस ट्रिप पर नहीं थे? मम्मी ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था और हमें अंकल के बारे में बताया और फिर बहुत रोई। लुओ ये अभी अपनी बात कहने का तरीका सोच ही रही थी कि लुओ फैंग ने उसकी मदद की। लुओ झेंगगांग ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारी माँ ने सिर्फ लुओ टोंग की समस्या के बारे में ही बात की? इतना ही नहीं, उसने दादाजी की तुम्हारी और माँ की शादी को लेकर कुछ असहमति का भी जिक्र किया। लुओ ये ने लुओ झेंगगान के हाव भाव को देखते हुए कहा। सचमुच? लुओ झेंगगान के चेहरे पर उदासी और गम का एक क्षणिक भाव झलक उठा, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, इस बारे में बात न करें। आपको कैसे पता चला कि वेनिक्सन गार्डन मुसीबत में है? लुओ ये ने अपना छोटा सा सिर उठाया। पापा, मम्मी को मनाए कि मुझे काम सौंप दे। मैं आप सबको दिखाऊंगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं सारी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कर दूंगी। तुम्हें कमान सौंप दूं? लुओ झेंगगांग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे संभाल पाओगे? पिताजी, मुझ पर भरोसा कीजिए। उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि मुझ पर भरोसा करना जारी रखना है या नहीं। अगर नहीं, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं सिर्फ शेख ही बघार रहा था या सचमुच काबिल था। लुओ झेंगगांग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं सचमुच आपकी बात पर विश्वास करना चाहता हूँ, लेकिन आप एक छात्र हैं, अंतिम वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। आप वेनिक्सन गार्डन का प्रबंधन करने के लिए अपनी पढ़ाई की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? चिंता मत करो पापा, इससे मेरी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे बस छुट्टियों का इस्तेमाल करके इसे निपटाना है। काफी देर तक लुओये को निहारने के बाद, शायद अपनी बेटी की आंखों में दिख रहे दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर, उन्होंने अंततः सिर हिलाया। इस बार मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई, तो भविष्य में तुम्हें पिताजी की बात माननी होगी। लुओये को यकीन नहीं हो रहा था। पिताजी, आपने सच में हाँ कह दी? उसने तो पूरा भाषण तैयार कर लिया था, जिसमें उसने वित्तीय और कर्मचारी व्यवस्थाओं जैसी बातों को समझाया था और यह भी बताया था कि वह उन्हें क्यों समझेगी। हाँ, तुम्हारे हालिया बदलावों को देखते हुए, पिताजी इस बार तुम पर भरोसा करने को तैयार हैं। लुओ झेंगगांग ने हल्की सी आह भरी। जहाँ तक वेंशिन गार्डन की बात है, मुझे कुछ पता है कि क्या गड़बड़ है, लेकिन मेरी हैसियत की वजह से इसमें दखल देना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। तुम्हारी माँ को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उन पर दबाव नहीं डालना चाहता। अगर तुम में वाकई काबिलियत है, तो भविष्य में वेंशिन गार्डन का प्रबंधन पिताजी तुम्हें सौंप देंगे। डो डो की ओर इशारा करते हुए, इस छोटे बच्चे को भी संभाल कर रखो। चीप चीप, डो डो ने अपनी छोटी सी सफेद छाती फुलाकर उत्साह से कुछ बार चहचहाया। लुओ झेंगगांग ने उस नन्हे से जीव को उत्सुकता से देखा। बुरा नहीं है। लुओ ये आश्चर्यचकित होकर लुओ झेंगगांग के बगल में चली गई और सौदे को पक्का करने के लिए हाई फाइव करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। भले ही उसके पिता बेताब कोशिश कर रहे थे, वह खुश थी। बचकानापन, मैंने कब अपना वादा नहीं तोड़ा? लुओ झेंगगांग ने अपनी बेटी के बड़े हुए हाथ को अनदेखा करते हुए लुओ फैंग को निर्देश दिया, कुछ व्यंजन मंगवाओ, हर किसी की पसंद के अनुसार। ठीक है। लुओ फैंग ऐसा करने के लिए जल्दी से चला गया। पापा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। लुओ झेंगगांग के पीछे गई, उनकी गर्दन को गले लगाया और धीरे से बोली, उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। ये दूसरी बार था जब वह अपने पिता के इतने करीब आई थी। इस बार वह सचमुच भावुक थी और उसे पूरा यकीन था कि वह अपने पिता से प्यार करती है और उनकी रक्षा करेगी। लुओ झेंगगान का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, फिर उसने स्नेहपूर्वक अपनी बेटी के हाथ पर थपथपाते हुए कहा, इधर आओ और पापा को अच्छे से देखने दो। मुझे अभी एहसास हुआ कि मेरी बेटी कितनी सुंदर है। अगर घर पर न होती तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है कि जब भी वह अपने पिता के करीब आती है, तो वह हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे माहौल खराब हो जाता है। खाना लाने के बाद लुओ झेंगगांग वेनशिन के पसंदीदा व्यंजन बेडरूम में ले गया, जबकि लुओ ये और लुओ फैंग डो डो के साथ बाहर गए और फैसले का इंतजार करते हुए खाना खाया। भाई, अगर तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हें विरासत के लिए मुझसे मुकाबला करने पर मजबूर कर दे तो तुम क्या करोगे? लुओ ये ने अचानक शरारती अंदाज में पसली चबाते हुए पूछा, जिससे लुओ फैंग को काफी मुश्किल हो गई। हमारे परिवार की संपत्ति की बात करें तो बहन जो चाहे ले सकती है। मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा, चिंता मत करो। लुओ फैंग ने बच्चों को समझाने वाले शांत लहजे में जवाब दिया। भाई, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मुझे सचमुच वेनशिन गार्डन का प्रबंधन करना पड़े,
तो कर्मचारियों के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मैं माँ से जरूर कहूंगा कि वह मुझे कुछ शेयर हस्तांतरित कर दें। क्या चीनी लोग अपनी संपत्ति बेटियों के बजाय बेटों को सौंपने के आदी नहीं हैं? अगर आपकी पत्नी मुझसे शेयर वापस करने को कहे तो आप क्या करेंगे? लुओ ये की खूबसूरत निस्सारी आंखों में गंभीरता झलक रही थी जब उसने लुओ फैंग को घूर कर देखा। लैंगिक समानता, उन्हें वापस क्यों देना चाहिए? अगर मैं ऐसी अविवेकी महिला से शादी करता हूँ तो शादी न करना ही बेहतर है। लुओ फैंग ने लुओ ये की ओर सुरक्षात्मक भाव से देखते हुए कहा, क्या ये ए को अपने भाई पर इतना विश्वास है? मुझे तुम पर भरोसा है, बस मजाक कर रहा था। लुओ ये ने खुशी खुशी लुओ फैंग को सुअर के मांस का एक टुकड़ा परोसा। भाई को ये बहुत पसंद है, गर्मा गर्म खा लो। चिरप चिरप, एक छोटी मछली खाने के बाद डोडो ने लुओ ये के चारों ओर बेतहाशा चक्कर लगाना शुरू कर दिया। लुओ ये ने जल्दी से एक चॉपस्टिक भरकर डोडो की छोटी सी थाली में डाला। इसे गरम गरम खा लो। पहली बार इतनी स्वादिष्ट मछली खा रहे हो ना? लुओ फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये मुझे भी डोडो जैसा ही व्यवहार क्यों मिल रहा है? तुम्हारे साथ बेहतर बर्ताव किया जाता है, जमीन पर बैठकर खाना पड़ता है, तुम कुर्सी पर बैठकर खा रहे हो। लुओ ये हंसते हुए बोली, दद बैठ नहीं सकता है ना? तुम कभी कभी तो बेहद समझदार लगते हो और कभी कभी बचकाने। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा असली रूप क्या है। लुओ फैंग ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, अब तो मुझे तुमसे थोड़ा डर भी लगने लगा है, खासकर जब तुम गुस्सा होते हो, तब तो तुम बिल्कुल पापा जैसे लगते हो। अगर तुम मुझे उकसाते नहीं तो क्या मैं गुस्सा होती? लुओ ये ने मुट्ठी लहराते हुए कहा, मैं फिर से ऐलान करती हूँ, अगर तुमने लियांग जिंग से मिलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें धूल चटा दूंगी। समझ गया, मैं अपनी छोटी बहन की बात जरूर सुनूंगा। लुओ फैंग ने तुरंत अपना रुख स्पष्ट कर दिया। डॉट डॉट डॉट, ये क्या तुम इसे संभाल सकते हो? अगले दिन वेनशिन गार्डन जाते समय वेनशिन ने तीसरी बार इसकी पुष्टि की। माँ, क्या आपको पापा पर भरोसा है? लुओ ये सचमुच बेबस थी और उसे पापा का जिक्र करना ही पड़ा। बेशक मैं उस पर भरोसा करती हूँ। वेनशिन कुछ हैरान थी। तो फिर माँ को पिताजी के फैसले पर भरोसा करना चाहिए। पिताजी लोगों के बारे में गलत फैसले नहीं लेते। तुम्हारे पापा को लगता है कि चूंकि इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए कोई और भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वह तुम्हें ही इसे आजमाने दें। लेकिन मेरा दिल अभी भी इतना बेचैन क्यों है? तुम इतनी छोटी हो और तुमने कभी ऐसे मामलों का सामना नहीं किया है। माँ, एक सज्जन व्यक्ति का वचन ही उसका बंधन होता है। लुओ ये ने माँ की लगातार टोकने की आदत को तुरंत रोकते हुए कहा, कल तुम्हारे पापा की बातों में मैं क्यों आ गई? वेनशिन ने खेद व्यक्त किया। लुओ ये ने विजयी भाव से कहा, हे, आज से ये लुओ की अध्यक्ष हैं, माँ लुओ की उपाध्यक्ष हैं, कोई पछतावा नहीं। नुन्नुआन से दूसरा अपडेट आ गया है, हालांकि थोड़ा देर से। आहजिंग गर्ल और नैन शाओक्योंग को उनके रिकमेंडेशन टिकट के लिए विशेष धन्यवाद और को इनाम के लिए विशेष धन्यवाद। आप सभी को प्यार। नुन्नुआन विशेष रूप से लिटिल युदिदी को नुन्नुआन के समर्थन के लिए धन्यवाद देती हैं और माफी मांगती हैं। युदिदी बचपन से ही नुन्नुआन का समर्थन कर रही हैं, यहाँ तक कि उन्होंने नुन्नुआन की किताब पिन के लिए कई अकाउंट बनाकर वोटिंग भी करवाई थी। इस बार नुन्नुआन की नई किताब के समर्थन में कई अकाउंट से एक साथ वोटिंग कर दी गई, जिसके कारण अकाउंट बैन हो गया। नुन्नुआन को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। युदिदी ने आज बस इतना कहा, फिलहाल बहन नुन्नुआन के लिए वोट न कर पाने के लिए माफी चाहती हूँ। उन्होंने आगे कहा, माफी चाहती हूँ, आप जैसे दोस्तों का साथ पाकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। युदिदी को कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। C24 रिपोर्ट करने आ रहा है। हॉल की सफाई कर रही ली यू ने लुओ ये और वेनशिन को अंदर आते देखा और जल्दी से अपना काम रोककर उनका अभिवादन किया। सुप्रभात अध्यक्ष वेन। सुप्रभात अध्यक्ष लुओ। लुओ ये ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, ली युए, तुम अकेले सफाई क्यों कर रही हो? क्या बाकी लोग अभी तक नहीं आए हैं या वे अपने कमरों में आलस कर रहे हैं? यह ली युई थोड़ी हिचकिचाई, उसका चेहरा दृढ़ हो गया। राष्ट्रपति लुओ, मैं हमेशा से चुगली करने वालों को तुच्छ समझती रही हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे इसकी सूचना पहले ही दे देनी चाहिए। छात्रावास में ठहरे सौंदर्य विभाग के 11 लोगों में से कम 8 छुट्टी लेंगे, जिससे सौंदर्य विभाग के सामान्य कामकाज पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। अध्यक्ष वेन और अध्यक्ष लुओ, कृपया जल्द से जल्द कोई समाधान निकालें। सुप्रभात राष्ट्रपति वेन। सुप्रभात राष्ट्रपति लुओ। वांगे और यू जिनिंग एक साथ अंदर आए। सुप्रभात, क्या आप दोनों छुट्टी लेने की योजना बना रहे हैं या काम पर आने की? लुओ ये का प्रभावशाली अंदाज सचमुच राष्ट्रपति लुओ जैसा था। हम काम कर रहे हैं। ये पूछे जाने पर वांगे और यू जिनिंग थोड़ी घबरा गई, क्योंकि श्री सु को वह कदम उठाने के लिए मजबूर करने के बाद छोटे राष्ट्रपति लुओ की विस्मयकारी शक्ति उनके दिलों में गहराई से बस गई थी। लुओ ये ने उन दोनों की ओर देखा। सुयान ने तुम्हें छुट्टी लेने के लिए मजबूर तो नहीं किया? इस सवाल पर न केवल वांगे और यू जिनिंग चौंक गए, बल्कि लियू भी हैरान रह गए, ये जानकर कि नन्हे राष्ट्रपति लुओ को सब कुछ पता था।
ठीक है, काम पर वापस जाओ। लुओ ये ने हाथ हिलाया और उनके हाव भाव ने उसे सब कुछ बता दिया था। वेनशिन ने राहत भरी निगाहों से अपनी शांत बेटी को देखा और खुद को थोड़ा शांत महसूस किया। उसके पति की बात सही थी, इससे बुरा क्या हो सकता था। ज्यादा से ज्यादा उन्हें दुकान बेचनी पड़ती, लेकिन अफसोस, ऐसा करना उसके बड़े भाई की दयालुता को ठेस पहुंचाना होता। दफ्तर पहुंचते ही वेनशिन ने अपराधबोध से आह भरी, ये एर, मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। सू यान की हरकतें वाकई अपनी ताकत बढ़ाने और ज्यादा फायदे हासिल करने के लिए हैं। काश मुझे पहले से पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं तुम्हारे चाचा को वेनशिन गार्डन में निवेश करने से सख्ती से मना कर देती। मैं सच में इस काम के लिए बनी ही नहीं हूँ। माँ, मैं चाचा के मामले में आप पर दबाव नहीं डालूंगा। जब आपको लगे कि मुझे जानने का अधिकार है, तब आप मुझे बता देना। जहाँ तक मनोरंजन केंद्र की बात है, वह समय के साथ बेहतर होता जाएगा। मैंने कल ही सुयान की हरकतों का अंदाजा लगा लिया था। आज की इस हरकत पर उसे जिंदगी भर पछतावा होगा। लुओ ये के होंठ एक सुंदर चाप में मुड़ गए। मैं तो इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर वह छुट्टी नहीं लेती तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सहयोगी होगी। वेनशिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये उसका छुट्टी लेना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि कितने कर्मचारी उसके साथ जाएंगे, और इतने सारे लोगों के अनुपस्थित रहने से मनोरंजन केंद्र सामान्य रूप से नहीं चल पाएगा। अगर वे लंबे समय तक काम पर नहीं लौटे, तो हमारे लिए बंद होने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अगर सच में ऐसी नौबत आई तो, लुओ ये ने वेनशिन की बात काटते हुए कहा, अगर ऐसी नौबत आ ही गई, वाली बात मत करो, अगर ऐसी स्थिति भी आती है, तो हम सुयान को सफल नहीं होने दे सकते। माँ, चलो इस मौके का फायदा उठाकर छुट्टी पर गए सभी लोगों को विदा कर देते हैं। सुयान बड़ी समझदार है ना? अगर उसने ऐसा न किया होता, तो मुझे उसके सभी भरोसेमंद अनुयायियों को हटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। वाह, बुरा नहीं है। रिंग रिंग रिंग, मैं नया फोन खरीदना भूल गई। लुओ ये ने फोन उठाते हुए कहा। फोन रखने के बाद उसने वेनशिन की तरफ देखा और बोली, माँ, नए कर्मचारी आ गए हैं, चले उन्हें देख लें। नए कर्मचारी? जी हाँ, हमें यहाँ पेशेवरों की जरूरत है और उन्हें ढूंढना मुश्किल है। माँ, क्या मैं मजाक कर रही हूँ? मैंने जो नए कर्मचारी रखे हैं, वे तो जन्मजात पेशेवर हैं, और वो भी बेहतरीन पेशेवर। लुओ ये ने वेनशिन को खींचते हुए कहा, चलो, तांग लुओ और उसकी चाची यहाँ होंगी। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ विस्तार से समझा दूंगी। डॉट डॉट डॉट, प्रिय, क्या तुम्हारे लिए ऐसा करना ठीक रहेगा? सुयान के पति युआन कियांग ने अपनी पत्नी की ओर कुछ चिंता से देखा। मुझे हमेशा लगता है कि ऐसा कदम उठाना जोखिम भरा है। इसमें असुरक्षित क्या है? सुयान ने नाश्ते का डिब्बा कॉफी टेबल पर रखा और पानी के गिलास की ओर इशारा किया। युआन कियांग ने जल्दी से एक कप गुलाब नींबू चाय बनाए और उसे देते हुए कहा, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि आपने अचानक इतने सारे लोगों को एक साथ छुट्टी पर जाने के लिए कहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति वेन घबरा जाएं और कंपनी को भंग कर दें? सुयान ने युआन कियांग को तिरस्कार भरी नजर से देखा। छी, क्या तुम इतने सालों से मेरे सहारे खाने पीने और कपड़े पहनने के इतने आदी हो गए हो कि अब काम पर जाने से भी डरते हो? प्रिय, मैं ये सब तुम्हारी अच्छी देखभाल के लिए कर रहा हूँ। नहीं तो घर आने पर तुम्हें स्वादिष्ट खाना कैसे मिलता? मुझे रोज अपनी पत्नी की मालिश करने की ऊर्जा कैसे मिलती? युआन कियांग की आवाज में एक शरारती भाव आ गया, और साथ ही अपनी पत्नी को अमर जैसा महसूस कराने के लिए सुयान ने उस पर आंखें घुमाते हुए कहा, तुम रीढ़विहीन आदमी, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम हाल ही में ऑनलाइन चैटिंग के आदी हो गए हो। बताओ, तुम उन युवा लड़कियों को कैसे धोखा दे रहे हो? तुम ये क्या कह रही हो, पत्नी? तुम मुझे सरासर गलत समझ रही हो। युआन कियांग ने सुयान को गले लगाते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारी नौकरी में खुद का काम करने से ज्यादा अच्छी तनख्वाह मिलती है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं तुम इतनी आरामदायक नौकरी न खो दो। कुछ चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरी तनख्वाह खुद का काम करने से बेहतर है, लेकिन मैंने यहाँ 9 साल तक कड़ी मेहनत की है, मैंने इसे कमाया है। सुयान ने युआन कियांग के माथे पर उंगली मारते हुए कहा, मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी? 8.5 साल तक बेकार में मेहनत करती रही। अगर मेरे भाई ने मुझे याद न दिलाया होता, तो मैं खुद का ख्याल रखने के बारे में सोचती भी नहीं। ये कहना सही नहीं है कि शुरू से ही अच्छी तनख्वाह मिलने के बावजूद भरोसा करने वाले बॉस का होना किसी भी चीज से बढ़कर है। युआन की आंख की आवाज गंभीर हो गई। अगर मुझे भरोसा करने वाला बॉस मिला होता, तो क्या आज मेरी यह हालत होती? सुयान की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। क्या तुम अब हमारे जीवन से असंतुष्ट हो, या मेरी देखभाल करने से असंतुष्ट हो? युआन की आंख ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं असंतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन एक पुरुष होने के नाते मैं सबके सामने सिर नहीं उठा सकता, यह एक सच्चाई है। पत्नी, इसे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारे भाई ने जिस तरह से तुम्हें सिखाया है, मैं हमेशा से उससे सहमत नहीं रहा हूँ। मेरी चिंता मत करो, सुयान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। जहां तक मेरे पति के बारे में दूसरों की बातों का सवाल है, वे बस ईर्ष्या करते हैं।
अगर उनके पास मेरे जैसी सक्षम पत्नी होती तो वे भी जरूर घर पर रहकर अपनी पत्नियों की देखभाल करना चाहते। क्या मेरे ससुर, सास और बड़े साले भी मुझसे जलते हैं? युआन की आंख सोफे पर बेपरवाही से बैठ गया। उनकी नजर में तो वे आप पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मेरी इस हालत में तो मैं पूरी तरह नाकाम हूँ। बाहर जाकर काम करने की इच्छा न रखने की वजह तुम हो, मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ। अपने माता पिता और भाई की बात सुनकर सुयान परेशान हो गई। फिर से कहो। युआन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने सुयान को घूर कर देखा। ये तुम हो? सुयान अचानक रुक गई। वह युआन की के स्वभाव को भली भांति जानती थी। वह अपने मजाकिया अंदाज से बेपरवाह दिखता था, लेकिन असल में बहुत संवेदनशील था। अगर वह सच में क्रोधित हो जाता तो उसे काबू से बाहर किया जा सकता था। बम। बेडरूम का दरवाजा जोर से पटकने की आवाज सुनकर सुयान, जो स्तब्ध होकर कप पकड़े हुए थी, अनायासी कांप उठी और सारा पानी उस पर गिर गया। युआन की की स्थिति के बारे में सुयान केवल इतना ही कह सकती थी कि वह बदकिस्मत था। युआन की स्थानीय निवासी नहीं था। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उसने सरकारी परीक्षा उत्तीर्ण की और लगन और ईमानदारी से काम किया। दुर्भाग्य से पदोन्नति के अवसर के दौरान एक सहकर्मी ने उसे फंसा दिया और आपराधिक रिकॉर्ड के साथ उसे बर्खास्त कर दिया गया। यही कारण था कि वह नौकरी ढूंढने से कतराता था। छोड़ो ये सब, मुझे जाकर उसे दिलासा देना चाहिए। सुयान जैसे ही उठने वाली थी, दरवाजे की घंटी जोर से बजी और उसने जल्दी से जूते पहने और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखकर सुयान की भौहें तन गईं। तुम क्यों आए हो? क्या मैंने तुम्हें छात्रावास में बीमारी का बहाना बनाकर कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नहीं कहा था? नुआ 900 पीके में अपडेट जोड़े गए और डिलीवर किए गए। बुक फ्रैंक 10 नील 3 खरब 16 अरब 15 करोड़ 50,59,909 को पीके टिकट के लिए विशेष धन्यवाद। चांग ली को इनाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नुआन का समर्थन करने वाले सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह अध्याय नुआन ने पिछली रात के मध्य में लिखा था। मुझे सुबह कुछ काम निपटाना था और मैं अभी अभी वापस आई हूँ। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। मैं हमेशा आपके समर्थन के कारण कड़ी मेहनत कर रही हूँ, जिसमें लिटिल हान के लिए अतिरिक्त सामग्री भी शामिल है। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ और खुद पर दबाव नहीं डालना चाहती। अध्याय दर अध्याय, जल्दबाजी में नहीं, मुफ्त में नहीं, बल्कि इसलिए कि आप लोगों को ही पसंद आए। यही नुआन का सिद्धांत है। छेड़छाड़। जियांगना ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसका गला सूख रहा था और उसे जुकाम होने वाला था, इसलिए उसने अपना गला दबाकर कहा, बहन, पहले मुझे अंदर जाने दो। पहले मुझे पानी पीने दो। गटक गटक। एक गिलास पानी पीने के बाद जियांगना ने संतुष्टि से अपना मुंह पोंछा। बहन, ये बहुत बुरी खबर है। कंपनी ने वास्तव में छुट्टी पर गए कर्मचारियों की जगह लेने के लिए बहुत सारे लोगों को भर्ती किया है। मुझे डर था कि बाहर के लोगों के सामने फोन पर इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं जल्दी से कार से यहाँ आ गया। पता चला कि मैं इतनी जल्दी में निकला था कि रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसलिए मैंने मीटर देखा और टैक्सी से उतर गया, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे थोड़ी दूर दौड़ना पड़ा। तुमने क्या कहा? उन्होंने बहुत सारे लोगों को भर्ती किया। उन्होंने कहाँ से भर्ती की? ये लोग कौन हैं? सोफे पर आराम से बैठी सुयान अचानक सीधी होकर बैठ गई। ऐसा लगता है कि यह काम टैंग नाम की किसी टैलेंट हंटिंग कंपनी ने किया है। याद है कैसे हमारे शहर के नंबर 1 ब्यूटी सैलून मेजी के मालिक को परेशानी हुई और उन्होंने मेजी को बंद कर दिया। मेजी के सभी वरिष्ठ ब्यूटिशियनों को वेनिक्सन गार्डन में आमंत्रित किया गया है। प्रशिक्षक, नेटवर्क प्रबंधक, वित्त कर्मचारी, ये सभी पेशेवर कर्मचारी हैं। मैंने सुना है कि सिर्फ एक योग प्रशिक्षक का पद खाली है, बाकी सभी पद भर चुके हैं और पहले से कुछ ज्यादा ही पद खाली हैं। जियांगना ने चिंता से सुयान की ओर देखा। बहन, आप इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थी, है ना? टकरा जाना। कांच का प्याला टूटने की आवाज के साथ युआन की आंख बेडरूम से बाहर निकला। उसे उनकी बातचीत का कुछ कुछ अंदाजा हो गया था और उसने चुपचाप झाड़ू और डस्टबिन उठाकर फर्श पर बिखरे टूटे कांच को साफ करना शुरू कर दिया। क्या तुम इसलिए खुश हो क्योंकि तुम्हारी कही बात सच निकली? बकवास बंद करो। क्या तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो? सुयान ने बोलते हुए एक और प्याला उठाया और युआन की आंख पर फेंक दिया। मेरी शक्ति छीनने की कोशिश कर रही हो, मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। छी, बिल्कुल नहीं, तुम नासमझ बच्ची, दूध चुराने के तुरंत बाद खाना चुराने की सोच रही हो। मैं इतनी आसानी से दबने वाली नहीं हूँ। अनुबंध किसी कारण से है, हिम्मत है तो मुझे हाथ भी लगा कर दिखा कर देखो। जी चाची, मेरी बहन पर गुस्सा मत कीजिए, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। जियांगना ने खुद को खोया हुआ और असहाय महसूस करते हुए युआन की आंख को सांत्वना दी। युआन की आंख ने शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे गायब होती हुई आकृति को घूरते हुए कहा, वह एक दिन से इस तरह नहीं है। अगर मैं गुस्सा हो जाता तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। मैंने उसे कई बार सलाह दी है कि वह अपनी हरकतें सुधार ले। क्या वह सुनेगी? और तुम सिर्फ इसलिए उसकी बात मत मानो क्योंकि उसने तुम्हें काम पर रखा है। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है।
जीजा जी, जियांगना बेचैन होकर बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। छोड़ो ये सब, मैं तो बस निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बैठो, मैं कई सालों से बेकार बैठा हूँ। अब नौकरी ढूंढने का समय आ गया है। इतना कहकर युआन कियांग ने चाबियां उठाई और घर से निकल गया। जियांगना ने बेडरूम के दरवाजे को देखा, फिर सामने के दरवाजे को। ये चचेरे भाई बहन तो वाकई कमाल के हैं। काम की तलाश में बिना कुछ लाए रिसेप्शन पर मौजूद दो युवा रिसेप्शनिस्टों ने मीठी मुस्कान के साथ ग्राहकों के सवालों के विनम्रतापूर्वक जवाब दिए। ब्यूटी सेंटर के प्रवेश द्वार पर दो सुंदर युवतियां खड़ी थीं, जो मेहमानों को सर्विस रूम तक ले जाने का काम कर रही थीं। ऊपर देखने पर दूसरी मंजिल पर स्थित इंटरनेट कैफे और पुस्तकालय व्यवस्थित लग रहे थे। व्यायाम या सौंदर्य उपचार करा चुके और जाने का इरादा न रखने वाले सभी ग्राहक संतुष्ट और सहज दिख रहे थे। तीसरी मंजिल नजरों से ओझल थी, जिससे वहां की स्थिति अज्ञात बनी रही। वेनशिन गार्डन में प्रवेश करने से पहले सुयान ने अंदर अराजकता की कल्पना की थी, लेकिन उसकी निराशा के लिए वर्तमान स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके कार्यों का वेनशिन गार्डन पर न केवल कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इससे अराजकता और भी बढ़ गई। जियांगना 2 बार पुकारने पर भी कोई जवाब न मिलने पर सुयान को एहसास हुआ कि जियांगना किसी समय उसके पीछे से गायब हो गई थी। ली यूइक, वेनशिन गार्डन पहले से बदल गया है। मेरा कार्ड खत्म होने के बाद मैं कहीं और जाने की सोच रही थी। मुझे ये भी चिंता हो रही थी कि कौन सी जगह चुनूं। मेजी जैसा मशहूर ब्यूटी सैलून भी पैसे लेकर फरार हो गया। अब किस पर भरोसा किया जा सकता है? अब सब ठीक है, तुम्हारी बॉस मेयर की पत्नी है। वो हमें धोखा देकर भाग नहीं जाएंगी। और ली यू, मैंने तुम्हें हमेशा बाकियों से अलग समझा है। बधाई हो। एक गोल मटोल अधेड़ उम्र की महिला ने ली यू का हाथ पकड़ा और बातें करते हुए बाहर निकलने की ओर चल पड़ी। ली यूए ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद, बहन याओ। अध्यक्ष वेन की बेटी हैं और काफी काबिल हैं। विनिक्सिन गार्डन निश्चित रूप से और भी बेहतर होता जाएगा। शाओली, तुम्हारी प्रेसिडेंट लुओ की उम्र कितनी है? क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड है? अधेड़ उम्र की महिला की आंखें चमक उठी। ली यू ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है, माफ कीजिए। अधेड़ उम्र की महिला ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे देखो, हाँ हाँ, राष्ट्रपति लुओ को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेमी का ख्याल जरूर रखूंगी। चलो यहीं रुकते हैं, शाओली। बहन याओ, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओह, अलविदा। ली यूए ने अजीब सी हंसी हंसते हुए सोचा कि बहन याओ को इन मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों है। श्रीमान सु, अधेड़ उम्र की महिला को बाहर छोड़ने के बाद ली यूए ने देखा कि सुयान दरवाजे पर खड़ी होकर उसे अशुभ निगाहों से घूर रही है। उसने अभी आपको किस बात पर बधाई दी? किस बात के लिए बधाई? ली यूए की आंखों में एक पल के लिए हैरानी छा गई, फिर उसे एहसास हुआ, अध्यक्ष लुओ ने नियुक्ति कर दी है। मैं अब सौंदर्य विभाग की सहायक प्रबंधक हूँ। सुयान मुड़ी और ऊपर की ओर चली गई। रास्ते में मिले ज्यादातर कर्मचारियों को वह पहचानती नहीं थी, और स्वाभाविक रूप से अभिवादन भी कम ही हुआ, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। राष्ट्रपति वेन, आपका ऐसे क्या मतलब है? आह, मैंने पहले भी कहा है, अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाओ, वरना मेरे तीरों से सावधान रहो। क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? लू ये बॉस की मेज के पीछे बैठी थी और सुयान को प्यार से देख रही थी, जो तीर के डर से चुप हो गई थी। तुम हद से ज्यादा हो। सुयान ने सोफे पर बैठी वेनशिन की तरफ देखा। राष्ट्रपति वेन, वह आपकी बेटी है, क्या आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे? वेनशिन ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, सुयान, वह अब अध्यक्ष लुओ है और मैं उपाध्यक्ष वेन। मैं अपने वरिष्ठ को कैसे संभाल सकती हूँ? काम के बाद जब हम घर लौटते हैं और वह फिर से मेरी बेटी बन जाती है, तभी वह मेरी बात सुनती है। सुयान ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये देखकर कि उसकी ओर कोई तीर नहीं आया, उसने राहत की सांस ली और आगे बढ़ी। तभी अचानक, आह! एक सफेद परछाई उसके सिर के ऊपर से चियू चियू की 2 आवाजों के साथ गुजरी। डड, तुम इतने शरारती क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें ऑफिस में इधर उधर उड़ने से मना नहीं किया था? अगर तुमने किसी को डराकर मार डाला, तो तुम कानूनी तौर पर जिम्मेदार होगे। वापस आ जाओ। चियू चियू। सुयान अचंभित होकर देखती रही जब उस बेहद प्यारे चेहरे के बगल में एक भयानक छोटा समुद्री पक्षी प्रकट हुआ। श्री सु, मुझे माफ करना, डो अजनबियों को देखकर डर जाता है। डर के मारे यह मेरी हिदायतें भूल जाता है। देखिए, अगर आपने अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाकर अभिवादन किया होता और इसे सहज होने का समय दिया होता, तो ऐसा नहीं होता। लुओ ये ने डो की छोटी सी रीढ़ सहलाते हुए कहा, बेचारा डोडो, तुम डर गए थे, है ना? अब शांत हो जाओ। वेनशिन अपनी बेटी की बातों से खूब मनोरंजन कर रही थी, लेकिन सुयान के सामने जोर से हंसना शिष्टाचार के विरुद्ध था, इसलिए वह शौचालय जाने की अनुमति लेकर चली गई। हम्फ। सुयान झटपट वहां से चली गई। वह ऐसे ही चली गई। वेनशिन के गाल लाल हो गए थे जब वह शौचालय से बाहर निकली।
लुओ ये ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, उसे अनुबंध जरूर मिल जाएगा। ओह, जिन कर्मचारियों ने छुट्टी मांगी है, उनकी भी अनुबंध है। हम इसका क्या इंतजाम करें? वेनशिन ने चिंता से लुओ ये की ओर देखा। आज सुबह से ही तांग लुओ और उसकी चाची ने उन पेशेवर कर्मचारियों को भेजा था, तब से वह अपनी बेटी पर निर्भर रहने की आदी हो गई थी। नुआन की पहली घड़ी डिलीवर हो गई। पिन टिकट पीके सपोर्ट के लिए आइस डेवोरिंग मून का विशेष धन्यवाद। पीके टिकट के लिए बुक फ्रैंक 10 नील 3 खरब 16 अरब 15 करोड़ 50,59,909 का विशेष धन्यवाद और रिवॉर्ड्स के लिए चांगली और सुपर वम का विशेष धन्यवाद। नुआन बहुत खुश है, अब लिखने पर कड़ी मेहनत करने जा रही है। रोड टिल्ड, आप सभी को प्यार टिल्ड। साक्ष्य भाग 1। धड़कन धड़क धड़क धड़क। इससे पहले कि लुओ ये वेनशिन को जवाब दे पाती, जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। लुओ ये की आंखों में हल्की सी मुस्कान चमक उठी। माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर इंशिएट पावर का प्लम्ब आए तो उसे सीधे पहली मंजिल पर ली यू को ढूंढने के लिए भेज देना। वेनशिन अभी अपनी बेटी की बात पूरी तरह समझ ही नहीं पाई थी कि तभी लुओ ये ने बाहर से चिल्लाकर कहा, मास्टर, बस पहली मंजिल पर जाकर ली यू को ढूंढिए, वह आपको बंद शौचालय तक ले जाएगी, चिंता मत कीजिए, आपको धोखा नहीं दिया जाएगा। सू यान गुस्से से इतनी भड़क उठी कि मानो फट ही रही थी, लेकिन चूंकि फिलहाल स्थिति उसके पक्ष में नहीं थी, इसलिए उसके पास अपने लहजे को नर्म करने और दरवाजे पर धीरे से कुछ बार दस्तक देने के अलावा कोई चारा नहीं था। अध्यक्ष लुओ, मैं सू यान हूँ। सू यान। लंबे विराम के बाद अचानक एक आवाज आई, ओह ओह, उपाध्यक्ष सू, अंदर आइए। ये रहा मेरा अनुबंध, अध्यक्ष लुओ, कृपया इसे देख लीजिए। सू यान ने लगभग दांत पीसते हुए ये शब्द कहे। वेनशिन गार्डन वेनशिन की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी थी, जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी बेटी को अध्यक्ष बनाया था, और इसके अलावा वह बहुत ही सक्षम भी थी। वह क्या कह सकती थी? बेहतर यही होगा कि वह अपने अधिकारों की रक्षा करे। यह अनुबंध किसने तैयार किया? लुओ ये ने पढ़ने के बाद वेनशिन की ओर देखते हुए पूछा। सू यान ने इसे तैयार किया था, और मैंने समीक्षा करने के बाद इस पर हस्ताक्षर कर दिए। वेनशिन को अचानक एहसास हुआ कि वह अपनी बेटी की चालों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। ये बच्ची इतनी शांत कैसे हो सकती है? क्या सच में उसकी कोई योजना थी, या वह जानबूझकर समय बर्बाद कर रही थी? लुओ ये ने अपना सिर घुमाया और सू यान को निर्देश दिया, उपाध्यक्ष सू, बैठ जाए, चलिए बात करते हैं। उन्होंने सू यान की उंगलियों पर नजर डाली, जो कसकर पकड़ने के कारण सफेद पड़ गई थी। इतनी जोर से मुट्ठी भींचने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे जबरदस्ती बातचीत करने की योजना नहीं बना रही हूँ। सू यान को आखिरकार समझ आ गया कि यह युवती वेनशिन से बिल्कुल अलग है। अगर कड़ी टक्कर हुई तो नुकसान सिर्फ उसे ही उठाना पड़ेगा, इसलिए उसने गंभीर चेहरे के साथ धीरे से बैठ गई। लुओ ये ने सू यान को घूर कर देखा, उसकी आंखों में एक निर्मलता छाई हुई थी। वह गलती को पकड़कर रखने और उसे भूलने से इनकार करने वालों में से नहीं थी, लेकिन यह औरत, जिस पर उसकी मां को पूरा भरोसा था, सचमुच एक नागिन थी। अपने पिछले जीवन में जब उसके पिता को पूछताछ के लिए ले जाने की खबर फैली, तो सू यान को तुरंत पता चल गया और उसने वेनिक्सन गार्डन की एकमात्र संपत्ति हस्तांतरित कर दी। जब लुओ परिवार को नगर समिति के पारिवारिक आंगन से बेदखल कर दिया गया और वेनशिन ने कंपनी से पैसा लेकर घर खरीदने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि उसके पास न केवल पैसा नहीं था, बल्कि बैंक का भारी कर्ज भी था। जब वेनशिन को सू यान मिली, तो उस महिला ने बेरहमी से उसका अपमान किया और वेतन में देरी के लिए वेनशिन पर मुकदमा भी कर दिया। उस समय, जब लुओ परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, सब उनके खिलाफ हो गए। सू यान के पास पर्याप्त सबूत थे, जिसके परिणामस्वरूप वेनशिन का बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया गया। वे केवल लुओ ये की जेब खर्च की पासबुक से सबसे सस्ता घर किराए पर ले सकते थे और लुओ फैन की जेब खर्च की पासबुक से अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सकते थे। उस दौरान माँ और उसके दोनों बच्चों को उपहास और उपहास के अलावा और कुछ नहीं झेलना पड़ा। लुओ ये हमेशा महसूस करती थी कि अपने पिता के प्रति प्रेम के अलावा वेनशिन का जाना मानव स्वभाव से उसकी निराशा के कारण था। बाद में, जब लुओ ये के पास मामले में हस्तक्षेप करने की क्षमता थी, तब तक सू यान की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण पर जमकर बहस हुई। लुओ ये को शक था कि वेन परिवार सू यान के मामलों में शामिल हो सकता है, लेकिन चूंकि वे तुरंत सामने नहीं आए, इसलिए उसने मन में द्वेष रखा और आगे जांच नहीं की। राष्ट्रपति लुओ, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? लुओ ये की निगाहों के नीचे सू यान असहज महसूस कर रही थी। उसकी उन खूबसूरत फीनिक्स जैसी आंखों में मानो उसके दिल की गहराई तक झांकने की क्षमता थी, एक बेहद डरावना एहसास। लुओ ये ने सू यान से अपनी नजरें हटाई और गहरी सांस लेने के बाद वेनशिन की ओर देखा। माँ, आज रात मैं सलाद में लिपटा हुआ भुना हुआ सुअर का मांस खाना चाहती हूँ। यार, माँ, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। लुओ ये ने वेनशिन को प्यारी सी मुस्कान दी, जिससे उसकी सुंदर डिंपल दिखाई दिए, और वेनशिन को तुरंत अपने दिल में एक कोमल गर्माहट महसूस हुई। ठीक है, माँ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाती हैं, और बाद में तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आएगा। अकेले वापस मत आना, समझी? मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगी, दिद भी है।
लू ये ने अपने बगल में लेटे हुए उस छोटे से जीव की ओर इशारा किया, जो आज्ञाकारी और प्यारा लग रहा था। चहचहाहट। डडन ने सहयोगपूर्वक खड़े होकर अपनी बर्फीली सफेद छोटी छाती फुला ली। वेनशिन असहाय दिख रही थी। तुम अपने भाई का इंतजार करो, चाहे डड के साथ ही क्यों न हो, वरना मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, मैं अपने भाई का इंतजार करूंगी। बस 5 मिनट का सफर है। माँ मुझे पांडा की तरह संभालती है। यह ने बेसब्री से अपना छोटा हाथ हिलाया, और डूडू भी खड़ा हो गया, अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए। आउच! और गलती से किसी के चेहरे पर हवा कर दी। वेनशिन ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और चली गई। उसे एहसास हुआ कि सुयान उसकी बेटी को तंग करना चाहती है, जो आसान नहीं होगा। वह खुद वहां मौजूद थी, जिससे उसकी बेटी सुयान को तंग करने से कुछ हद तक बच रही थी। राष्ट्रपति वेनशिन को जाते देख सुयान घबरा गई और अपना चेहरा ढकते हुए उसके पीछे भागी। राष्ट्रपति लुओ मुझे पसंद नहीं करते। आप मुझे यूं ही नहीं छोड़ सकते, है ना? मैंने 9 साल जो मेहनत की है, उसे देखते हुए आप मुझे अनदेखा नहीं कर सकते, है ना? सुयान, अब जब ये कंपनी की महाप्रबंधक बन गई है, तो मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। तुम्हें वापस जाकर उससे बात करनी चाहिए। मुझे अब जल्दी से सुपरमार्केट जाना है, अलविदा। भले ही उसका स्वभाव थोड़ा कमजोर हो, लेकिन अपने बच्चों का बिना शर्त समर्थन करना उसका मूल मंत्र है। कितनी अजीब बात है। ये ने डोडो के पंखा झंझट से लाल चेहरा लिए लौट रही सुयान की ओर एक नजर डाली और उदासीनता से बोली, सुयान चलो अब बात करते हैं। तुम्हें मुझे नौकरी से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अनुबंध 5 साल में समाप्त हो रहा है। यह के बोलने के तरीके में आए बदलाव से सुयान को पहले ही आभास हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। ये ने सुयान की ओर भावहीन निगाहों से देखा। अभी बर्खास्तगी की बात न करें। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कंपनी के लिए क्या योगदान दिया है? सुयान की आवाज में उत्साह झलक रहा था। 9 साल तक, अगर मैं सब कुछ नहीं संभालती, तो वेनशिन गार्डन का अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता। ये ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, तो चलिए आपके प्रबंधन के अधीन वेनशिन गार्डन के बारे में बात करते हैं। ब्यूटी वेयरहाउस में कर्मचारी बिल बनाते हैं, और उपाध्यक्ष आप बिना जांचे उन पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महंगे सौंदर्य उत्पाद कर्मचारियों द्वारा हैंड क्रीम के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर ले जाए जाते हैं। दूसरी मंजिल पर 8 नेटवर्क प्रशासक और 4 पुस्तकालयाध्यक्ष हैं। इनमें से 10 आपके रिश्तेदार हैं, सुयान। नेटवर्क प्रशासकों में से केवल एक ही तकनीकी रूप से योग्य है, बाकी 7 को केवल कंप्यूटर चालू और बंद करना आता है। मुझे समझ नहीं आता कि ये नेटवर्क प्रशासक किस काम के लिए हैं। तीसरी मंजिल पर स्थित फिटनेस सेंटर में 26 कर्मचारियों में से केवल 6 ही पेशेवर हैं, बाकी सभी प्रवासी मजदूर और आपके उपराष्ट्रपति सू के गृहनगर की महिलाएं हैं। ओह, वे क्या सिखाते हैं? खेती। मैंने जिन मुद्दों का जिक्र किया है, वे तो बस स्पष्ट समस्याएं हैं। वित्त विभाग में आपने जिन लोगों को नियुक्त किया है, उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने क्या किया है। सुयान, क्या आपको कुछ स्पष्टीकरण देना है? मैंने अपने गृहनगर के ही अधिकतर लोगों को नौकरी पर रखा था, लेकिन ऐसा मैंने राष्ट्रपति वेन की सहमति से किया था, और यह बेहतर प्रबंधन के लिए भी था। गोदाम के मुद्दे पर मैं आपसे ध्यान दूंगा। यह ने बस मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, अब आपको इसमें शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये आपके 9 साल की उपलब्धियों के परिणाम हैं। मेरी माँ ने तुम्हें मनमानी करने की छूट दे दी, और तुम सच में उसे अंधा समझते थे। वह तुम्हारे कारनामों से भली भांति परिचित थी, बस उसने तुम्हारा पर्दाफाश नहीं किया। लेकिन आज से यह अनुबंध समाप्त होता है। सुयान ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, तुम कहते हो कि अनुबंध समाप्त हो गया है, और सच में समाप्त हो गया है। क्या तुम्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद उसे समाप्त करने की कानूनी प्रक्रिया समझ आती है? अनुबंध समाप्त करना ठीक है, मुझे अनुबंध उल्लंघन का जुर्माना भर दो, और जिन कर्मचारियों ने छुट्टी ली है, अगर तुम उन्हें निकाल देते हो, तो तुम्हें अनुबंध उल्लंघन का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसे देखो। ये ने मॉनिटर को सुयान की ओर घुमाया और प्ले बटन दबा दिया। सुयान अचानक खड़ी हो गई। तुमने ये कैसे किया? क्या आपको पता नहीं था कि हिडन कैमरे जैसी कोई चीज भी होती है? ये ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ओह हाँ, वाइस प्रेसिडेंट सू कुछ कामों में व्यस्त हैं, शायद उन्हें इन पर ध्यान देने का समय नहीं मिला। लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताने वाली नहीं हूँ, आप खुद ही इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में पता कर लीजिए। नुआन का दूसरा अपडेट आ गया है। आज 3 चैप्टर आ गए हैं। नुआन वाकई में मेहनती है। नुआन खास तौर पर आशिंगल और लेकेसी समा को उनके पीके टिकट, पिन टिकट के लिए धन्यवाद देती है। आप दोनों को बहुत सारा प्यार। 90 के दशक में पुनर्जन्म, उनका जवाबी हमला और मुक्ति। C16 के अध्यक्ष लुओ काफी परेशान करने वाले C27 साक्षिप भाग 2। सुयान नीचे बैठ गई और कुछ देर तक वहीं बैठी रही। उसकी भावनाएं अचानक फिर से उमड़ पड़ी। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं आपके द्वारा मेरा सम्मान न करने को सहन नहीं कर सकी। भले ही कंपनी में भी समस्याएं हों जिनका आपने जिक्र किया है, लेकिन इससे वर्षों की मेरी मेहनत पूरी तरह व्यर्थ नहीं हो जाती।
मैं मानता हूँ कि पिछले 2 वर्षों में मैं सुख सुविधाओं के मामले में थोड़ा लालची हो गया हूँ। लेकिन पिछले वर्षों में मैंने हमेशा लगन से काम किया है, और यहाँ तक कि जब मैंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को काम पर रखा, तो उनके साथ भी बाकी सभी की तरह ही व्यवहार किया गया। तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। क्या आप किसी की मृत्यु दूसरों के लिए एक चेतावनी होती है कि अवधारणा को समझते हैं? क्या नए कर्मचारी एक अनुभवी कर्मचारी के साथ आपके इस तरह के व्यवहार को देखकर निराश होकर यहाँ रहना चाहेंगे? और कुछ है क्या? लुओ येशु आराम से कार्यकारी कुर्सी पर पीछे झुक गई और सुयान को सीधे घूरने लगी, जबकि डो डो एक छोटे रक्षक की तरह आज्ञाकारी रूप से उनके बगल में खड़ी थी। उस बड़ी कुर्सी पर एक व्यक्ति और एक पक्षी आराम से बैठ सकते थे, और फिर भी काफी जगह बच जाती, जो देखने में बेहद मनोरंजक लगता था। लेकिन सुयान को इसमें जरा भी मजा नहीं आया। अपनी मनमानी करने वाली इस लड़की को देखकर वह बुरी तरह परेशान हो गई थी। उसे कल लिए गए अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था, मानो वह खाई में गिरने जैसा ही एक बड़ा कदम हो। उसे ऐसा लगा जैसे लुओ ये की निगाहें उस पर किसी मरती हुई मछली को पीठ के बल तड़पते हुए देखने जैसी थी। फिर भी उन आंखों में दया नहीं थी, केवल उदासीनता थी। क्या आपको शेयरों से लाभ हुआ या हानि? आह! लुओ ये के अचानक पूछे गए सवाल से सुयान चौंक गई। वह सदमे में उसे घूरने लगी, उसके होंठ कांप रहे थे। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? लुओ ये की आवाज और गहरी हो गई। कंपनी के फंड का गबन करके शेयरों में सट्टा लगाना, क्या तुम्हें इस अपराध की जानकारी है? तुम्हें कैसे पता चला? सुयान की निगाहें लुओ ये की ओर इस तरह थी मानो वह किसी राक्षस को देख रही हो। इस मामले के बारे में केवल उसे, उसके बड़े भाई और उसके पति को ही पता था। यहाँ तक कि जियांग ना को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्टॉक के लिए धनराशि उसके शेयर खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लुओ येशु ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। दरअसल अगर तुमने कल वो चालें न चली होती, तो शायद तुम्हें कुछ दिनों की आजादी और मिल जाती। मुझे चिंता थी कि अगर सोमवार को मेरी माँ का मन बदल गया तो मैं क्या करूंगी, और आपने तुरंत मेरे लिए एक समाधान बता दिया। अब सब ठीक है। कितनी राहत मिली। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? सुयान के दिल में एक बुरी आशंका पैदा हो गई। कुछ नहीं, तुम जल्द ही समझ जाओगी। हिलना मत। ओह, सावधान रहो, मेरे तीरों की नजरें तेज नहीं होती। मेरा डोडो भी डर जाता है और लोगों की आंखों पर चोंच मारना पसंद करता है। सुयान की आंखों को इधर उधर भागते देख लुओ ये ने एक छोटा तीर उठाया और उसकी आंखों पर निशाना साधा। राष्ट्रपति लुओ। सुयान की मानसिक सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उसे एहसास हुआ कि सामने वाली एक छोटी शैतान औरत है, वह उसके मन की हर बात जानती है। क्या हुआ? लुओ येशु ने सुयान के लहजे की नकल करते हुए जवाब दिया। मुझे बख्श दीजिए, मैं अपने भाई से शेयर का पैसा तुरंत कंपनी के खाते में वापस ट्रांसफर करवा दूंगा। मैं तो बस कुछ पूंजी कमाना चाहता था और फिर कंपनी को पैसा लौटा देना चाहता था। मेरे मन में और कोई विचार नहीं था, कसम से। लुओ येशु मुस्कुराए और बोले, गाली देने से कोई फायदा नहीं, तुम सिर्फ इसी एक बात के दोषी नहीं हो। और क्या? सुयान का चेहरा लाल हो गया। ये छोटी राक्षसी सब कुछ कैसे जान सकती है? यह असंभव था। दस्तक दस्तक, ये आ रहे हैं। लुओ येशु मुस्कुराया और बाहर की ओर चिल्लाया, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और एक 37 या 38 साल का पुलिसकर्मी अपने 20 साल के 2 पुलिसकर्मियों के साथ अंदर आया। लुओ येशु झट से खड़ा हो गया। चाचा शांगगुआन, आपके लिए दरवाजा न खोल पाने के लिए मुझे क्षमा करें। हाँ हाँ। अधेड़ उम्र के पुलिसकर्मी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लुओय, तुम्हारे बदलाव ने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया है। यंग नुओ ने घर पर हमें बताया था कि तुम बदल गई हो, लेकिन मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि अगर मैं उन्हें अभी की छोटी लुओय के बारे में बताऊं, तो यंग नुओ को यकीनन यकीन नहीं होगा। लुओ येशु ने शर्मिंदगी का एक दुर्लभ भाव दिखाया। परेशानी के लिए क्षमा करें चाचा जी। कृपया नुओ को अभी मत बताएं। जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं कर लेता, मैं खुद उसे यहाँ खेलने के लिए लाऊंगा। निर्देशक शांगगुआन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चाचा जी ज्यादा बकबक नहीं करेंगे। कृपया रुकिए। एक युवा पुलिस अधिकारी ने चुपके से भागने की कोशिश कर रही सुयान को रोक दिया। निदेशक शांगगुआन ने अपना सिर घुमाकर बेचैन सुयान की ओर देखा और अपना पहचान पत्र दिखाते हुए पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कॉमरेड सुयान हैं? मैं, लुओ ये ने चिढ़ाते हुए कहा। सुयान, अब अपना नाम बदलने में थोड़ी देर हो चुकी है। निदेशक शांगगुआन के होंठ हल्के से मुड़े और बोले, कॉमरेड सुयान, आप पर सार्वजनिक धन के गबन और खातों में हेराफेरी का संदेह है। कृपया हमारे साथ आइए। डॉट डॉट डॉट। सुयान को गबन के आरोप में पुलिस द्वारा ले जाए जाने की खबर कंपनी में 10 मिनट से भी कम समय में फैल गई। जिन कर्मचारियों ने सुयान के बहकावे में आकर छुट्टी नहीं ली थी, वे शुरू में श्री सु के सीधे संपर्क में न होने से असंतुष्ट थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह उनके लिए वरदान साबित हुआ। लुओ ये आखिरकार अपने दिल पर पड़े भारी बोझ को उतार सकी। उसकी मूल योजना इतनी जल्दी साकार नहीं होनी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वेनशिन सुबह सुबह नए कर्मचारियों को कंपनी से परिचित कराने के लिए ले आई थी, और इस तरह उसे अनजाने में सबूत मिल गए।
वेनिक्सन गार्डन 2 जिलों की सीमा पर स्थित है। कुछ सोचने के बाद लुओये ने युनुओ के पिता को फोन किया और मंजूरी मिलते ही तुरंत सबूत भेज दिए। सबूतों की अकाट्य प्रकृति के आधार पर निदेशक शांगगुआन ने तुरंत गिरफ्तारी के समय का अनुमान लगाया। इस प्रकार उन्होंने सबूत उपलब्ध कराने वाली जियांग ना को, जो सुयान की सबसे भरोसेमंद विश्वासपात्र भी थी, सुयान को बहला फुसलाकर बुलाने के लिए भेजा। शुरू में निदेशक शांगगुआन ने सुयान को सीधे उसके घर से गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा करना उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि उसे सीधे कंपनी में गिरफ्तार करना। वह हर दिन कंपनी पर नजर नहीं रख सकती थी, इसलिए उसे ऐसे असाधारण कदम उठाने पड़े। इस घटना के बाद सुयान कम से कम 20 साल तक बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अगर वेन शिन को पता चल जाता तो वह जरूर पिघल जाती। इसीलिए लुओये ने वेन शिन से इस मामले से बचने के लिए कहा था। वह मां के साथ ऐसे मामलों पर कोई अनबन नहीं चाहती थी। मां के लिए इतने कम समय में इसे स्वीकार करना लगभग नामुमकिन था। दस्तक दस्तक, अंदर आएं। वांग मेंगजी जल्दी से अंदर आई और लुओये को बेचैनी से देखते हुए बोली, अध्यक्ष लुओ, मैं अपनी छुट्टी रद्द करने आई हूँ। मैं कल काम पर वापस आ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है। वित्त विभाग में जाकर अपनी तनख्वाह का हिसाब किताब कर लीजिए, फिर दूसरी नौकरी ढूंढिए। लुओये ने मॉनिटर को घुमाते हुए कहा, खुद ही देख लीजिए। राष्ट्रपति लुओ, मुझसे गलती हो गई। श्री सु ने कहा था कि अगर मैं सहमत नहीं हुई तो मैं सौंदर्य विभाग की उप प्रबंधक बनने का सपना भी नहीं देख पाऊंगी। मैं मानती हूँ कि मैं लालच में अंधी हो गई थी, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया था कि मैं अपने माता पिता का भरण पोषण करने के लिए अधिक पैसा कमा सकूं, अन्यथा वे मुझे कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर कर देते। कृपया मुझे क्षमा करें। वांग मेंगजी रोने लगी। हर किसी के अपने कारण होते हैं। निर्णय लेते समय व्यक्ति को उससे जुड़ी जिम्मेदारी पर विचार करना चाहिए। आपने जो किया वह कंपनी को गिराने का एक सामूहिक कृत्य था। असल बात यह है कि कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आपको उससे यह व्यवहार झेलना पड़े। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप मुकदमा कर सकते हैं और मैं अंत तक आपके साथ रहूंगा। लुओये ने एक्सटेंशन नंबर डायल किया। लियू, बात करो। राष्ट्रपति लुओ, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं पूरी लगन से अपना काम करूंगी, बिना किसी और चीज में ध्यान भटकाए। मैं वादा करती हूँ। वेनिक्सन गार्डन में वेतन उद्योग में सबसे अधिक था, और अगर वह चली जाती तो उसे इतनी अधिक तनख्वाह और बिना बकाया वाली नौकरी कहाँ मिलती। लुओये ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इस तरह की चीजों के लिए कोई अपवाद नहीं बनाऊंगी। कृपया मुझ पर एक बार दया करो। वांग मेंगजी धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गई। तभी ली दरवाजे से अंदर आए और वांग मेंगजी को घुटनों के बल बैठे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। शर्म से वांग मेंगजी का चेहरा लाल हो गया। कल ही तो उसने ली युए के सामने शेखी मारी थी कि जब वह ब्यूटी डिपार्टमेंट की कुछ लड़कियों को नाश्ते के लिए बाहर ले गई थी, तो उसने जानबूझकर ली युए को आमंत्रित नहीं किया था। आज ली युए उपप्रबंधक बन गई है और उसे ली युए को रखने के लिए बॉस से मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। अगर इस दुनिया में पछतावे की कोई गोली होती तो वह ऐसा कभी नहीं होने देती। ली यू ने अपनी निगाहें वापस घुमाई और आदरपूर्वक लुओ ये की ओर देखते हुए कहा, राष्ट्रपति लुओ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ये सीडी और ये दस्तावेज ले लो। इस नोटिस को दरवाजे के बाहर चिपका दो। इस काम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और तुम कुछ सहायकों को ढूंढ सकते हो। आह, नुआन तो सच में रात भर जागने वाली बन रही है। जल्दी सो जाना बेहतर होगा, कल काम पर जाना है। दोस्तों, जब आप इसे सुबह देखें तो कृपया पीके रिवॉर्ड और रिकमेंडेशन के लिए मुझे कुछ गुलाबी वोट दे दीजिएगा। इससे नुआन का दिन बन जाएगा। कैसा रहेगा? C29 प्रश्न और उत्तर। लुओ ये को चुपके से खिसक कर भागने की कोशिश करते देख लुओ झेंगगांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये रको बवासीर है? तुम इतनी बेचैन क्यों दिख रही हो? अगर बैठ नहीं सकती तो खड़े होकर बोलो, हम सब तुमसे सीख सकते हैं। पापा ने मजाक करना कब सीखा? लुओ ये बस मुस्कुराकर वापस बैठ गई। उसके साथ खिसक रही डोडो ने जल्दी से अपने पैर पीछे खींचे, लड़खड़ा गई और लुओये ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे संभाला और शांत भाव से बोली, पापा, मम्मी ने आज जो सुअर का मांस तला था वह सच में बहुत स्वादिष्ट था, है ना? लुओ झेंगगांग ने अपनी बेटी को आराम से देखते हुए कहा, क्या तुम तो सिर्फ अपराध बोध होने पर ही हूँ कहती हो? मुद्दे पर आओ। हाँ, तुम्हारे पिताजी जानना चाहते हैं तो उन्हें बता दो। वैसे भी तुम आमतौर पर कंपनी में नहीं रहते। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो माँ फिर से कंपनी में गड़बड़ कर सकती है, जो अच्छा नहीं होगा। सच में ये अविश्वसनीय है कि उसकी सीधी सादी माँ ने धमकी देने का सहारा लिया। बस इसी बात के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कोई न कोई बहाना ढूंढना ही था। अजीब बात है। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना गला साफ किया। पिछले महीने जब मैं और यंग नुओ शॉपिंग कर रहे थे तो हमारी मुलाकात सुयान और एक आदमी से हुई जो मॉल में कपड़े खरीद रहे थे। हालांकि मैं कभी वेंशन गार्डन नहीं गई, लेकिन माँ जो तस्वीरें लेकर आई थी उनमें सभी की तस्वीर थी और उन्होंने सुयान का मुझसे अलग से परिचय भी कराया, इसलिए मैंने उसे जरूर पहचान लिया।
उसी क्षण जिज्ञासावश यंग नुओ और मैं उनके पीछे पीछे गए और उनकी बातचीत से मुझे पता चला कि वह व्यक्ति उसका बड़ा भाई था। उसने अपने भाई के लिए कंपनी से पैसे का गबन किया ताकि वह शेयर खरीद सके और उसे कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा। उनकी बातचीत के बाद के हिस्से में भाई बहन ने मां को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सुयान का भाई उसे और अधिक निवेश करने के लिए लगातार उकसाता रहा। ओम, मैं मां के बारे में कही गई आपत्तिजनक बातों को दोहराना नहीं चाहता। खैर, मुझे बहुत गुस्सा आया था। घर लौटने के बाद मैं पापा और मम्मी को बताना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं बता भी दूं तो शायद आप लोग मेरी बात पर विश्वास न करें। संयोग से उस दौरान मेरे कौशल में भी काफी सुधार हो गया था, इसलिए मैंने इसे खुद ही संभालने का फैसला किया। मैंने अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च करके पिनहोल कैमरे खरीदे और रात को जब पूरा परिवार सो रहा था तब चुपके से दफ्तर में घुसकर उन्हें इंस्टॉल किया। उसने आंखें चौड़ी करते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, मुझे पूरी 2 रातें लग गईं। मैं वेनिक्सन गार्डन में काम करने का कोई बहाना ढूंढने की कोशिश ही कर रही थी कि पापा ने सुझाव दिया कि मैं कंपनी में जाकर कुत्ते के खाने के पैसे कमा लूं, और आप सब जानते ही हैं कि उसके बाद क्या हुआ। सुयान और उसका भाई इतने लापरवाह थे कि जब आप उनका पीछा कर रहे थे तब भी वे कंपनी के फंड में हेराफेरी करने की चर्चा कर रहे थे। स्पष्ट रूप से लुओ झेंगगान को लुओ ये के झूठ और सच के मिश्रण पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। यंग नुओ और मैंने महंगे कपड़े पहने थे, इस तरह की दुकान में हमारे लिए ऐसा होना आम बात है। सुयान को कभी परवाह नहीं होगी, ऊपर से वह सालों से कंपनी में दबदबा बनाए हुए है, उसे लगता है कि वही बॉस है। पिताजी, क्या आपको लगता है कि वह सावधान होगी? लुओ झेंगगांग ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगले सवाल का जवाब दीजिए, आपने कैमरे लगाना कैसे सीखा? इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के तकनीशियन ने मुझे सिखाया। जब मैंने इतने सारे खरीदे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें मुझे सिखाना ही था। लुओ ये ने अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाते हुए कहा, और हाँ, मैं होशियार हूँ। ये तुम कमाल हो। लुओ फैंग ने अपनी बहन को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा, उसकी छोटी बहन लगभग उसकी आदर्श थी। एक आखिरी सवाल, आपको वित्तीय दस्तावेज वास्तव में कैसे मिले? लुओ ये नाराज होकर बोला, पिताजी, आप मुझसे अपराधी की तरह क्यों पूछताछ कर रहे हैं? क्या मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूँ या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए? ये कैसा रवैया है पिताजी? मैं जवाब देने से इनकार करता हूँ। वेनशिन ने जल्दी से अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, ये अपने पापा पर गुस्सा मत करो। तुमने उन्हें कभी नरमी से बात करते सुना है? ये तुम्हारी माँ का बोलने का तरीका है। असल में तुम्हारे पापा सच में जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी ने चालाकी से सही वित्तीय विवरण कैसे हासिल किए। पफ, लुओ ये, जो अब तक अपना चेहरा गंभीर बनाए हुए थी, अचानक माँ के मजाक पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी कोमल माँ वास्तव में कितनी प्यारी है। दरअसल ये काफी सरल है। जिस दिन मैं वहां पहुंचा मैंने बहुत ही आत्मविश्वास से काम लिया। फिर दूसरे दिन मैंने अचानक इतने सारे पेशेवर कर्मचारियों की भर्ती कर ली। कुछ लोग अब डर रहे होंगे। मुश्किल घड़ी में खुद का ख्याल रखना इंसान की फितरत होती है। सुयान की चचेरी बहन होने के नाते जियांगना को कई ऐसे काम करने पड़े जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते थे। लेकिन वित्त का अध्ययन करने वाला हर कोई जानता है कि पकड़े जाने के क्या परिणाम होते हैं, इसलिए उसने पहले से ही सबूत जमा कर रखे थे। वित्त विभाग में एकमात्र लेखाकार जिसका विवेक अभी भी बरकरार था वह यूजिया थी। जब उसने मेरे कार्यों को देखा और मुझ पर भरोसा किया तो उसने चुपके से अपने पास रखी असली बही खाता मुझे सौंप दी। जब मैंने उसकी तुलना दूसरी बही खाता से की तो वह पूरी तरह से सटीक साबित हुई, इसलिए मैंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। लुओ झेंगगान ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, पापा का आपसे एक आखिरी सवाल है, यूजिया को आप पर भरोसा कैसे हुआ? आखिर आप तो वहां सिर्फ एक दिन से थोड़ा ज्यादा समय से ही हैं। जब मैं नई लेखाकार को दफ्तर लेकर गया तो वहां सिर्फ वही काम कर रही थी। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर समझाया कि जो नकली है वो हमेशा नकली ही रहेगा और उसे कभी असली नहीं बनाया जा सकता। वह बहुत समझदार है। आधे घंटे बाद उसने मुझे असली बही खाता दे दिया। पापा को सबसे ज्यादा इसी सवाल में दिलचस्पी है, ये एर को कैसे पता चला कि एक और असली बही खाता भी है? लुओ झेंगगान की मुस्कान कुछ हद तक चापलूसी भरी थी। आखिरकार उनकी बेटी का स्वभाव बहुत गुस्सैल है और उन्हें वाकई यह जानने की उत्सुकता थी कि उस छोटी बच्ची को ये सब कैसे पता चला। क्या पिताजी ने नहीं कहा था कि यह आखिरी सवाल है? फिर एक और सवाल क्यों? लुओ ये ने उदारतापूर्वक हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं फिर भी जवाब दे दूंगी। पफ, वेनशिन अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंस पड़ी। वही लुओ फैंग ने अपने पिता की ओर देखा। हालांकि वह हंसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके होठों के कोनों की मांसपेशियां घबराहट से फड़क रही थीं। लुओ ये ने अपनी माँ और भाई के भाव शांत होने तक इंतजार किया और फिर बोली, अगर सुयान गबन कर सकती है तो वह खातों में हेराफेरी कैसे नहीं कर सकती? क्या मुझे ये पूछने की भी जरूरत है? खैर, इतना कहना लगभग न कहने के बराबर ही था।
लुओ झेंगगांग ने हंसी और बेबसी के मिले जुले भावों से उस गंभीर नन्ही सी शक्ल को देखा और उसमें कोई कमी नहीं पाए, इसलिए उसके पास उसकी तारीफ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वाह, तुम तो वाकई होशियार हो। जरूर पापा मम्मी, मैं अपने कमरे में जाकर अपना होमवर्क देखूंगा। मम्मी, कल हर विभाग की रिपोर्ट घर लाना याद रखना। मैं घर से ही निर्देशन करूंगा। सीधी पीठ वाली उस छोटी सी आकृति को दरवाजे के पीछे गायब होते देख वेन शिन ने अपने पति को कोहनी मारी, क्या वह हमारी बेटी है? होना ही चाहिए। लुओ झेंगगांग ने सिर हिलाया। जिस तरह से वह प्रगति कर रही है, मुझे बहुत राहत मिली है। वेन शिन ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह से वह प्रगति कर रही है, उससे आपकी स्थिति खतरे में है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। लुओ झेंगगांग मुस्कुराते हुए अपने अध्ययन कक्ष में चले गए, मन ही मन खुद को कोसते हुए। उन्होंने आखिर क्यों सोचा कि उनके बच्चों का थोड़ा मंदबुद्धि होना उनके लिए ज्यादा सुरक्षित होगा। डॉट 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 सोमवार को पहले सत्र के दौरान शिक्षक यांग ने परीक्षा के परिणाम घोषित किए। लुओ ये कक्षा में 18वें स्थान पर रही, जो 6 स्थान ऊपर चढ़ी। यंग नुओ 5वें स्थान पर और तांग लुओ 8वें स्थान पर रही। अपेक्षित प्रथम स्थान कक्षा अध्ययन समिति के सदस्य वांग शान को मिला, उसके बाद कक्षा अध्यक्ष वांग फेंग का स्थान रहा। कक्षा 11 की दूसरी कक्षा ने पूरे स्कूल में सबसे अधिक औसत अंक प्राप्त किए, जिससे शिक्षक यांग बहुत उत्साहित हुए। अंक और रैंकिंग घोषित करने के बाद उन्होंने सभी छात्रों की प्रशंसा की और विशेष रूप से लुओ ये को कक्षा में सबसे अधिक प्रगति करने वाला छात्र बताया। पहली बार वांग शान ने लुओ ये को ध्यान से देखा। आजकल सभी लोग जमकर पढ़ाई कर रहे थे और 6 पायदान ऊपर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। नुन्नुअन लुओ हुआयुगुटी क्योंकि और बुक फ्रैंक 10 नील 3 खरब 16 अरब 15 करोड़ 50,59,909 को उनके पिंक टिकट के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता है। शिहुआ मेन और स्टिलिया को उनके पीके टिकट और पुरस्कारों के लिए विशेष धन्यवाद, और उन सभी प्रियजनों को विशेष धन्यवाद जिन्होंने नुन्नुआन को टिकट की सिफारिश की। कहानी संकलित करने वालों को धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारा प्यार। C30 दखलंदा जी, लुलुओ, तुम्हारी प्रगति की गति को देखते हुए हमारे एक ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही शिक्षक यांग दरवाजे से बाहर निकले, शांगुआन यंग नुओ खुशी से झूम उठी। उसका चेहरा खिले हुए सूरजमुखी की तरह चमक रहा था। लुओ ये मुस्कुराए और अपने अंकों से संतुष्ट होकर अपना सिर झुकाकर अपने कागजात देखने लगी। आखिरकार इतने सालों तक पिछड़ने के बाद सीधे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचना एक वास्तविक सपना ही तो था। तांग लुओ मुड़ी, उसके चेहरे पर एक छोटी बच्ची की मासूमियत झलक रही थी और वह लुओ ये को बड़े चाव से देख रही थी। लुलुओ, तुम सचमुच एक गहन पुस्तक हो जिसे पढ़ना आसान नहीं है। यंगनुओ ने नाटकीय अंदाज में मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया। तांग तांग, अविश्वसनीय अविश्वसनीय, सिर्फ एक। ओह नहीं, 2 दिनों में ही तुम एक साहित्यिक युवा बन गए, कमाल कमाल। तांग लुओ ने हाथ हिलाकर बात टालते हुए कहा, अरे चुप रहो, तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही, ये सब बकवास क्यों कर रहे हो? फिर उसने लुओ ये को आंख मारी। मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम तो साफ तौर पर मेरी लुलुओ पर मोहित हो गए हो। यंगनुओ ने लुओ ये की बांह पर हाथ रखकर अपना दबदबा दिखाते हुए कहा, लुलुओ, तांग तांग को नजरअंदाज करो, समझे? मुझे बाथरूम जाना है। उनके शोर से परेशान होकर लुओ ये ने बहाना बनाकर वहां से भाग निकली और यंगनुओ ने भी तुरंत उसका अनुसरण करते हुए कहा, मुझे भी, और मुझे भी। तांग लुओ ने भी ऐसा ही किया। एक जैसे लोग तो बस 18वें स्थान पर ही आते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? झोंग चोंग मेई को आखिरकार बड़बड़ाने का मौका मिला। तीनों की बातचीत सुनना उसके लिए घुटन भरा था। वांग शान ने झोंग चोंग मेई की ओर अनजाने में एक नजर डाली। उसकी आंखों में मुस्कान आ गई, जबकि उसकी सहपाठी यांग यान ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, शांगुआन यंगनुओ और तांग लुओ को वह गंदा सा सामान क्यों पसंद आएगा? गपशप मत करो, हर किसी की अपनी अपनी शैली और पहनावे की पसंद होती है। इस बार उसका रूप वाकई काफी सुधरा है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यांग यान के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। मुझे किस बात की चिंता करनी है? अभी भी 6 रैंक का अंतर है, मुझे नहीं लगता कि वह अगली बार और 6 रैंक ऊपर चढ़ पाएगी। ओह हाँ, यांग यान ने वांग शान को कोहनी मारी। क्या तुमने ध्यान दिया कि जो छात्र पहले उसे नापसंद करते थे, वे अब उससे थोड़ा डरते हुए दिख रहे हैं? ऐसा क्यों है? उससे डरते हो? वांग शान की आंखों में हैरानी झलक रही थी। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, वे क्यों डरेंगे? ये सच है। पैन फोंग, झांग जिन्यान और झोंग चोंग मेई, ली शियाओ जैसे लोग मौका मिलते ही उसका फायदा उठाते थे, लेकिन अब वे जानबूझकर उसके लिए रास्ता बनाते दिख रहे हैं। ये बहुत अजीब है। यांग यान की आंखें हैरानी से भर उठी। वास्तव में वांग शान और यांग यान की बातचीत पीछे बैठे वांग फेंग तक स्पष्ट रूप से पहुंच गई। वह मन ही मनाह भरे बिना नहीं रह सका। अगर उन्होंने उस दिन जो कुछ हुआ था वह देखा होता, तो वे उससे डरे बिना नहीं रह पाते। अब भी लुओ ये के कार्यों और उसके ठंडे व्यवहार को याद करते हुए वह अब भी असमंजस में था। क्या ये सच हो सकता है कि जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, वे अपना आपा खोने पर उतने ही अधिक भयावह होते हैं?
डॉट 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 सिर्फ इसलिए कि आपके पास संख्या बल है, किसी को धमकाने में इतनी बड़ी बात क्या है? तो हम तुम्हें धमका रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि वे शिन्बो राजकुमारी रोन को पसंद करता है, फिर भी तुम उसे प्रेम पत्र लिखते हो। तुम्हारा मकसद क्या है? हमारी राजकुमारी रोन पर बुरी नजर डालकर तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम बकवास कर रहे हो। मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं, तो फिर ये क्या है? खुद ही देख लो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शौचालय में हो रही कहासुनी की आवाजों ने लड़कियों की भीड़ को बाहर खींच लिया। कुछ लड़कियां उस हंगामे को देखने के लिए आई थी, जबकि अन्य हिचकिचा रही थी, अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लुओ ये ने थोड़ी देर सुना, फिर आगे बढ़ने लगी, जबकि यंग नुओ और तांग लुओ जीप बाहर निकालते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी। उन्होंने महसूस किया कि लेडी लुओ की झिझक अचानक शेरनी जैसी निडरता में बदल गई थी, और ऐसा लगता था कि अब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। तांग लुओ और यंग नुओ को यकीन नहीं था कि लुओ ये ने वहां मौजूद वक्ताओं को नहीं पहचाना होगा। वे दोस्ती और वफादारी का प्रदर्शन करने के लिए ही एक साथ आए होंगे। राजकुमारी रोंग वान पेरो कक्षा 1 की मेधावी छात्रा थी। स्कूल शुरू करने के बाद से ही वह लगातार दूसरी कक्षा के शीर्ष 3 छात्रों में शामिल रही थी। छोटी कद काठी वाली और सुंदर, और विशेष रूप से अपनी बड़ी बड़ी आंखों और बेहद लंबी पलकों के साथ, जो मानो बोलती हो, उनका व्यक्तित्व सौम्य था। आमतौर पर उसके जैसी लड़कियां ही दूसरों को ईर्ष्या दिलाने में सबसे आगे रहती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कक्षा 1 की सभी लड़कियां वान पेयरों को बहुत पसंद करती थी। स्कूल शुरू करने के कुछ ही समय बाद 7 लड़कियों ने मिलकर फूलों की रक्षा टीम बनाई। इन्हीं 7 लड़कियों ने मिलकर उसे राजकुमारी रोन नाम दिया। चाहे लड़के हो या लड़कियां, अगर कोई भी राजकुमारी रोन को नाराज करने की कोशिश करता, तो फूल संरक्षण दल तुरंत हरकत में आकर विवाद खड़ा कर देता। इसमें कुछ ऐसे छात्र भी शामिल हो जाते जिन पर गलती से आरोप लग जाते, लेकिन शिक्षक के ध्यान में लाई गई कोई भी शिकायत अनसुलझी ही रह जाती। समय बीतने के साथ जिन छात्रों को गलत तरीके से निशाना बनाया गया था, वे भी केवल अपने दुर्भाग्य पर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इस तरह की उदारता के कारण फ्लावर प्रोटेक्शन टीम साधारण रक्षकों से काफी दबंग संस्था में बदल गई। जिस लड़की को निशाना बनाया जा रहा था, उसका नाम पेनफॉन था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कई जगह खून बह रहा था। किसी के अंदर आने की आवाज सुनकर उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन जब उसने देखा कि कौन आया है, तो उसकी आंखों की चमक तुरंत गायब हो गई। कितनी विडंबना है! क्या ये दृश्य उन दृश्यों जैसा नहीं था जिनका हिस्सा वह और झांग जिन्यान हुआ करती थी? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? फ्लावर प्रोटेक्शन टीम की नेता तियान फुरोंग ने भौहें चढ़ाकर नाराजगी जाहिर की। लुओ ये ने लापरवाही से उनकी ओर देखा। क्या प्रवेश के लिए कोई शुल्क है? दूसरे नंबर के कमांडर फॉन किंगपिंग गुस्से से भड़क उठे। मैं कहता हूँ, क्या तुम एक निकम्मे हो जो थप्पड़ खाना चाहते हो या क्या? मैं तो बस बाथरूम इस्तेमाल करने आया हूँ, आप सब लोग अपना काम जारी रखें। लुओ ये ने हंसते हुए कहा, जब तक आपको वेतन मिलता रहे और आप अपना काम करते रहें, तब तक ठीक है, लेकिन हमेशा बॉस से सुरक्षा की उम्मीद मत रखना। तुम हम्फ तियान फुरोंग आगे बढ़ते हुए बेपरवाही से बोली, तुम्हें पहले ये देख लेना चाहिए कि तुम नए मामलों में दखल देने के लायक हो या नहीं। लुओ ये के होठों पर मुस्कान आ गई। यंग नुओ, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पिताजी से इस इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने का सुझाव देना चाहिए। ये पक्षपात नहीं है, स्कूल असुरक्षित है। यंग नुओ ने सहमति में सिर हिलाया। मेरे पिताजी ने कल ही कहा था कि वे इस इलाके में और अधिक पुलिस बल तैनात करने जा रहे हैं, और उन्होंने मुझे अपने सहपाठियों को परेशान न करने की भी सलाह दी। साथ ही मारपीट करने पर किशोर सुधार गृहों के बारे में भी कुछ कहा। मैंने उनकी बात ध्यान से नहीं सुनी। क्या मैं ऐसी दिखती हूँ कि दूसरों को परेशान कर सकूं? शौचालय के दरवाजे की ओर जा रहे तीनों लोग क्षण भर के लिए रुके और फिर आगे बढ़ गए। तीनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। पेनफोंग लड़खड़ाते हुए हकलाते हुए बोली, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। मैं पहले ऐसी ही हालत में थी, और फिर भी आपने मेरी मदद की। धन्यवाद लुओ ये। धन्यवाद यंग नुओ। धन्यवाद तांग लुओ। लुओ ये ने पेनफोंग को घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है कि भविष्य में क्या करना है ना? पेनफोंग ने चोंच मारती मुर्गी की तरह जोर से सिर हिलाया। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं पेनहॉन्ग को नियमित रूप से अपनी प्रगति की रिपोर्ट दूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि वह कोई परेशानी न खड़ी करे। लुओ ये ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया, और पेनफोंग ऐसे भाग निकली मानो उसे क्षमादान मिल गया हो। कक्षा में वापस जाते समय यंग नुओ ने मुंह फुलाते हुए कहा, लुलुओ, तुम बहुत दयालु हो। उसने तुम्हारे साथ पहले जैसा बर्ताव किया था, उसके बाद तो तुम्हें आज उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। तुम गलत हो। लुओ ये ने सही काम किया। तांग तांग ने धीरे से गला साफ किया। आज जो हुआ उसे देखते हुए, अगर किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो कौन जानता है कि वे पैनफोन को कैसे परेशान करते। पिछली बार लुओ ये ने पैनफोन को धमकी दी थी, और पैनफोन ने इसे सहन कर लिया था क्योंकि उसे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार क्या होगा? पैन परिवार में कई भाई बहन हैं, और वे एक दूसरे का साथ देने के लिए जाने जाते हैं।
फैनफोंग अपने परिवार को इसमें शामिल करने के लिए लुओ ये के अतीत के कारनामों का जिक्र जरूर करेगी। जरा सोचो तो सही। नुन्नुआन का पहला अपडेट आ गया है कि मेरी प्यारी और आह शिंगल को उनके रिवॉर्ड और पीके टिकट के लिए विशेष धन्यवाद। आज रात और भी अपडेट आएंगे। जल्दी सोने वाले कल पढ़ सकते हैं, देर रात तक जागने वाले कृपया प्रतीक्षा करें। नुन्नुआन लिखने जा रही है, एक और पोस्ट के साथ वापस आऊंगी। आप सभी को ढेर सारा प्यार। आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।